तुमको पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स करने में। आप डिफरेंशिएशन तो कर लेते हो, लेकिन जब इंटीग्रेशन के लिए बुक खोलते हो तो आपको लगता है ये 10-12 एक्सरसाइजेस कैसे होंगे, वहीं सर पकड़ लेते हो और वहीं बुक हो जाती है बंद, और साथ साथ आपके मार्क्स पाने की उम्मीदें भी। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि एग्जाम में नंबर कम आए मेरे, तो आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि 10-12 एक्सरसाइजेस कैसे की जाए। तो उसका सोल्यूशन है वन शॉट। इंटीग्रेशन का वन शॉट हम वैसे ही कवर करने वाले हैं जैसे हमने डिफरेंशिएशन का किया। आप लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो, जाओ पहले वो देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, फिर यहां वापस आओ इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन क्या है? इट्स एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज बात करेंगे इंटीग्रेशन की, फ्रॉम जीरो टू एडवांस हर चीज कवर करेंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सब कुछ इट विल बी डन इन वन शॉट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड मैं ऐसे ही क्लास 11-12 के वीडियोस लाता रहता हूं। तो होता है क्या इंटीग्रेशन? मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन जब पढ़ने जाते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? पढ़ाई तो मजे से होता है, ये फील लाइक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बारी आती है you become this Patrick. You are this Patrick while studying, but you are this Patrick while solving. तो हमको ना यही पैट्रिक बने रहना है और बेटे स्पॉन्जबॉब बन जाओ, जो बनना है तुमको बन जाओ, लेकिन ये मत बनना यार, बड़ी दिक्कत होगी एग्जाम में। तो क्या होता है, एक एक करके हर चीज मैं आपको समझाता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? जो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, ये वाइडली यूज होता है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में हर जगह। एंड इसमें से क्या यूजेस है वो मैं बताता हूं। पहला है मार्जिनल और टोटल रेवेन्यू काउंट करने का। एंड मार्जिनल रेवेन्यू से एक्चुअली टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट का जो प्रोसेस होता है निकालने का, वो इंटीग्रेशन से ही आता है। उसके बाद आपका कैपिटल अगर एक्यूमुलेट हो रहा है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तो उसको कैलकुलेट करता है। फिर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस भी यहीं से आता है। अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर नहीं देखा अप्लाइड मैथ्स का, तो भाई क्या कर रहे हो यार, पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसका भी वीडियो बना दिया है, आई बटन पे क्लिक करो, जाओ देखो, मजा आएगी। और उसमें से एक चीज आप नोटिस करोगे, इंटीग्रेशन के बहुत भारी भरकम सवाल नहीं आए थे, बस कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस पे है। तो इंटीग्रेशन को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है, और इसको टारगेट करना है 6 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है? अब इंटीग्रल होता क्या है? जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो एक दूसरा फंक्शन बनता है। एग्जांपल, बिल्कुल बेटा, अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का तो आपको 2x मिलता है। इस केस में अगर मैं 1-to-1 रिलेशन करूं तो ये जो कैपिटल F है वो x स्क्वायर है, और जो ये छोटा वाला f है ये 2x है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मुझे वापस से यहां पहुंचना है तो आई नीड टू फाइंड दी एंटी डेरिवेटिव। वो डेरिवेटिव है जो निकाला, अब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, प्रिमिटिव निकालो या इंटीग्रल निकालो, तीनों बात एक है। सवाल में तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रोसेस को, एंटी डेरिवेटिव को निकालने के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये वो पॉइंट है जिसको आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। इसके अलावा कोई वैल्यू यूज हो रही है, दैट इज अ कांस्टेंट फॉर दिस। सो इवन इफ आई राइट अ y, दैट विल बी ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट। इस पे भी हम आएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो ये fx dx है वेरिएबल, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। तो जैसे आप नॉर्मल इसका डिफरेंशिएशन करके fx पा रहे थे, मान लो मेरे पास ये x स्क्वायर ना लिख के d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 69 लिखा होता, तो क्या होता सर? तब भी 2x मिलता। मिलता कि नहीं मिलता? भाई दोनों डिफरेंट लेकिन आंसर सेम आ रहा है। दोनों डिफरेंट लेकिन आंसर सेम आ रहा है, यही मुझे बस बताना था। सो कांस्टेंट फर्क नहीं पड़ता जब कांस्टेंट को आप हटाते हो। लेकिन अगर उसी कांस्टेंट को वापस लेकर आना है, जैसे मैं वापस लाऊंगा, तो कैसे लाऊंगा? दिस कांस्टेंट शुड बी अ प्लस सी इन माय आंसर। तो इसको थोड़ा सा बारीकियों से समझते हैं। तो आप कभी भी ना इंटीग्रेशन करोगे fx dx का, तो आपको मिलेगा कैपिटल fx, लेकिन एक c भी आएगा। दिस c इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोसेस है पूरा इंटीग्रल फाइंड आउट करने में, इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और इन शॉर्ट, इंटीग्रेशन इज जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का इनवर्स होता है, वाइस वर्सा, वैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2, कैसे भी नंबर्स साथ में लगे हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर हो, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करो आपको ये 2x मिलता है। तो 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलना चाहिए। अब क्या मिलेगा? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा? आर यू श्योर अबाउट इट? नो वन इज, अनलेस दे टेल यू अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो क्या करते हैं, वी राइट अ सी, दिस इज नोन एज द कांस्टेंट। अब सी की जगह k लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ कांस्टेंट आपको लिखना ही लिखना है। तो यहां से डिफरेंशिएशन होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। एज आई सेड, इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव। ओके,
फिर इसको मैंने बस ऐसे प्लॉट किया, ये जितने भी फंक्शंस थे इनको हमने प्लॉट कर दिया, x स्क्वायर प्लस वन, x स्क्वायर माइनस वन, x स्क्वायर माइनस टू, अ लॉट ऑफ फंक्शंस। एंड अगर तुम एक स्पेसिफिक x की वैल्यू लेके अगर एक टेंजेंट को ड्रॉ करो, मान लो मैं 1 को लेके ड्रॉ करता हूं, x इक्वल्स टू 1 पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो इसकी टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी, इसकी टेंजेंट 1 के हिसाब से कुछ ऐसे आएगी, यहाँ पे कुछ ऐसे ये कुछ ऐसे आएगी, ये कुछ ऐसे आएगी, ये कुछ ऐसे आएगी। यहां तुम जितनी भी टैंजेंट्स देख रहे हो वो एकदम पैरेलल हैं। और मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था, क्या बताया था भाई, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं हम एसेंशियली स्लोप निकालते हैं टैंजेंट का एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम टैंजेंट निकालते सेम होता सबके लिए, तो आपको एक पैरेलल टैंजेंट्स मिलेंगी, समझ रहे हो, सबका स्लोप सेम होगा। इसीलिए आंसर में 2x आ रहा था फॉर एनी x स्क्वायर प्लस वन, x स्क्वायर माइनस वन। जैसे ये ग्राफ आपने बनाया, इस ग्राफ को तुम x स्क्वायर प्लस फोर बोलोगे, इस ग्राफ को x स्क्वायर प्लस वन बोलोगे, इस वाले ग्राफ को जो जीरो से जा रहा है इसको तुम सिर्फ एक्स स्क्वायर बोलोगे, इस ग्राफ को तुम एक्स स्क्वायर माइनस वन बोलोगे, इस ग्राफ को तुम एक्स स्क्वायर माइनस टू बोलोगे। तो बहुत सारी चीजें अपने पास, सबका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो सेम है, 2x। 2x क्या है, स्लोप, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। बात समझे ना, तो ये होता है भाई। अब आते हैं, ये सब तो मैंने पढ़ा ही दिया, आप एक बार रीड कर सकते हो, ये पीडीएफ चाहिए तो अभी बता दूं कैसे डाउनलोड करना है। फिर आते हैं कुछ फॉर्मुलेस पे, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के कुछ ये फॉर्मुलेस पढ़े थे, बहुत सारे पढ़े थे, उनके कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन के भी फॉर्मुलेस होते हैं। ये केसेस जरूर लिखें, बट आपको केसेस पे नहीं जाना, मैं आपको बस समझाता हूँ जो फॉर्मुलेस आपको पढ़ना है। इंटीग्रेशन में जो फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मुलेस कौन से हैं, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, अगर मैं x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करता हूँ, ये फॉर्मुला है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना, x स्क्वायर का 2x होता है, वो 2 उठ के आगे आ जाता है, यहाँ पे क्या है, जो n है वो एक इंक्रीज हो जाता है, तो आपको मिलेगा x की पावर n प्लस वन, जो पावर में है उसी को नीचे डिवाइड में भी लिख दोगे और प्लस में c लिख दोगे। ये फॉर एनी पावर ऑफ n वर्क करता है, चाहे n 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो, 7/2 हो, 5 हो, 9 हो, -800 हो, whatever the n is, आप सब इसमें यूज कर सकते हो, एक वैल्यू छोड़ के, कौन सी, -1। अगर आपने -1 लिखा तो x की पावर -1 प्लस वन माइनस वन प्लस वन, x अपॉन 0 हो जाएगा, दिक्कत वाली बात है ना, तो नहीं लिखना है। तो उसके लिए क्या होगा सर, वो स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर एक n की वैल्यू 1 है तो हम 1 अपॉन x लिखेंगे, dx लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो बताना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो आता है log ऑफ mod x प्लस सी। मॉड क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव x कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव चाहिए लॉग में, तो इसीलिए बस मॉड लगाना जरूरी होता है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं। तीसरा भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन, ये बेशरम बंदा है, चाहे इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी करो ये वही रहता है। चौथा फॉर्मूला इसी के ऊपर बेस्ड है, a की पावर x dx। अब जब डिफरेंशिएशन करते थे तुमको मिलता था a की पावर x इंटू लॉग है, यहाँ मिलेगा a की पावर x अपॉन लॉग है, और प्लस में c, सब में c ऐड होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चार फॉर्मुलेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और भी फॉर्मुलेज हैं बट ये चार तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। और अगर मैं देखो x की पावर 0 कर दूं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 मतलब 1 dx, तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस सी। थोड़े से एग्जांपल्स यहाँ पे मैं ले लेता हूं। मान लीजिए इफ आई एम सेइंग आई एम राइटिंग x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में c, क्योंकि जो भी पावर थी उसमें 2 प्लस 1, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये पहला वाला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हर जगह लग जाता है भाई, इसको जरा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो दीज आर द फॉर्मूलास, ये आपके लिए प्रॉपर्ली लिखे भी है मैंने, तो यू कैन डू दिस और व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, ये आपको मिल जाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज होते हैं जो आपको बिना प्रूफ के एक्सेप्ट करना होता है और उसको याद करना है। रिमेंबर दिस इज वन शॉट, मैंने एक एक चीज पूरी डिटेल में समझाई है, फॉर्मुलेज कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको बेसिक आता है इंटीग्रेशन का, दिस इज ग्रेट वीडियो फॉर यू फॉर रिवीजन। लेकिन नहीं आता है, मैं सजेस्ट करूंगा भाई थोड़ा सा टाइम निकालो, एटलीस्ट ये वाली एक्सरसाइज को जाके देख लो। एक छोटा सा मैं आपको जिस देता हूं, जैसे अगर आप इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो आपको मिलेगा log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। कैसे याद करेंगे, अगर 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ऐसे मेरे पास दो तीन फॉर्मुलेज होते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, वैसा। अब देखो इन दोनों में डिनोमिनेटर है, इन दोनों में न्यूमरेटर है, दोनों में, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए था, ए स्क्वायर था, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो बच्चा पार्टी याद कैसे करना है, ये याद करना पड़ेगा यार। देखो कुछ चीजें यू हैव टू रिमेंबर, अगर तुमको ए से जेड तक ना सिखाते तुम सेंटेंस बना पाते क्या, नहीं बना पाते। तो कुछ चीजें यू नीड टू रिमेंबर, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना, सीखो, ए से लेके जेड तक सीखा, तब सेंटेंसेस बना पाए। हिंदी में सीखा था काका गागा, बोलना सीखा, तब तो बोल पा रहे हो, राइट, समझ पा रहे हो। इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
ये आ कहां से रहा है, क्यों आ रहा है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। एक्सेप्टेड कि हाँ ये आएगा, जैसे मैंने फॉर्मुलेज नॉर्मली ये वाले पढ़े हैं वैसे ये फॉर्मुलेज भी एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स इट। ओके, तो 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर एग्जाम्पल बता दीजिए, समझ नहीं आया। ओके देखो बेटा, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 का, ये रूट के अंदर है, सो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये ऐसे लिखना क्यों जरूरी है, क्या फर्क पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता, आगे वाले में पड़ेगा, इसलिए इसको यही सिखाया जाता है। तो इसका जो बच्चों आंसर आता है वो आता है एक सिंगल लॉग मॉड में x, क्योंकि जो भी वेरिएबल यहाँ पे उसका नॉर्मल बिना स्क्वायर के प्लस साइन के साथ, यहाँ प्लस साइन लगेगा और यहाँ मिल जाएगा तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो 16 प्लस सी। क्लियर, यहां माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा अंदर, वो बीच में प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर ये चीज न्यूमरेटर में आ गई तो सर कैसे याद करें, अब तो दिक्कत हो गई। न्यूमरेटर में सर आपने बता दिया, ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो हो गया, मतलब कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx। तो आप क्या करोगे, आप पहले लिखोगे, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, आप पहले लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आया, यू नीड टू राइट एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि x बाई 2, देखो दोनों में, यहाँ पे देखो log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी है, ये कोई डिफरेंस है क्या, देखो वही है, बट यहाँ पे x बाई 2 और a स्क्वायर बाई 2 आया। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज x बाई 2, एग्जैक्टली दिस थिंग, कॉपी एंड पेस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर which is 16 by 2 log of exactly the same thing which is x plus root x square plus 16 and plus में c। कोई डिफिकल्टी हो तो बताओ भाई, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, इसको सिंप्लीफाई जरूर करेंगे, ये बन जाएगा 8 एंड दिस इज योर आंसर, यहीं पे छोड़ देंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज टू कन्वर्ट। माइनस हुआ तो क्या करेंगे सर, कोई बात नहीं, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, है ना, माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो बीच में माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, एग्जैक्टली द सेम थिंग यार, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। तो ये चार फॉर्मुलेस बड़े सिमिलर से थे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फिफ्थ फॉर्मूला और सिक्स्थ फॉर्मूला, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास। ऊपर के चार फॉर्मूले में सब में स्क्वायर रूट था, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, क्या लिखा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आगे बताऊंगा, उसमें भी समझा दूंगा एक बार, इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, 1 अपॉन 2 log x minus a divided by x plus a। so if you write, let me give you an example again, integration of dx x square minus 9, ठीक है, तो आपको ऐसे लिख ही नहीं सकते, सॉल्व ही नहीं होगा, तो आपको लिखना है dx x square minus 3 square because I need a proper a। और थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दें भाई तुम्हारे, लो भाई 8 लिख दिया, तब क्या करोगे, तो बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ इट, यस, विच इज 2 रूट 2 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है, दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन 2a, मुझे 8 नहीं चाहिए, 2a चाहिए, a मतलब इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट 2 लॉग लगाएंगे, उसके बाद x माइनस ए एक्स प्लस ए, अब x माइनस ए का मतलब x माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 रूट 2, और लास्ट में प्लस c लगा दोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 अपॉन 4 रूट 2 आ जाएगा एंड यू आर डन। मतलब मैं ये कह रहा हूं, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाय 4 रूट 2 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? इसी तरीके से ये फॉर्मूला भी है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस लास्ट सेवेंथ फॉर्मूला, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस सेवेंथ फॉर्मूला। 6 फॉर्मुलेज है बस आपके कोर्स में, ये साइन इनवर्स वाला आपको नहीं करना, आएगा ही नहीं, क्योंकि साइन कॉस आपके जब कोर्स में नहीं है तो क्या परेशानी, क्या दिक्कत भाई साहब, नहीं है ना, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो मैंने बता दिया फॉर्मुलेस कैसे याद करने, कुछ प्रॉपर्टीज तो पता होनी ही चाहिए अपन को। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा था, बाहर आके डिफरेंशिएशन ने धाबा बोल दिया, तो आंसर क्या हुआ, इसने इसको तोड़ दिया और जो रह गया वो बच गया, मतलब खत्म, बात ही खत्म हो गई, कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन हो रहा था और इंटीग्रेशन आके उस पर हमला करेगा, हमला अचानक से हुआ था, तो अचानक से जब हमला हुआ तो एफ एक्स प्लस सी क्या हुआ, फंक्शन नहीं चेंज हुआ, जो यहाँ पे था वही लिखा है। कहने का मतलब है कि अगर अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक, डिफरेंशिएशन भी लगा, ये भी लगा, आंसर सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन पहले कर रहे थे ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बाहर इंटीग्रेशन लगाए, तब आपका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बाद में जो हो रहा है वो इंटीग्रेशन है, तो आंसर तो सी आएगा ना।
समझे बच्चा पार्टी? तो ये दो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी 1A प्रॉपर्टी 1B, दोनों समझना जरूरी है। अब बताए सीबीएसई वाले थोड़े से शातिर हो गए, आपको ऐसे ही खेलते हैं आपके साथ और आप खेल दिए जाते हो, है ना? तो ये मत करो कि कोई आपके साथ खेल के चला जाए, आपको चीजों को समझना है इस तरीके से। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, दिस एफ एक्स जी एक्स इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। मतलब कि अगर मेरे पास लिखा है x का क्यूब प्लस ई की पावर x dx, ऐसा कुछ लिखा है, तो मैं इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करूंगा, एक्स स्क्वायर dx लिखूंगा प्लस ई की पावर x dx लिखूंगा। इसको सिंप्लीफाई करके एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके ई की, दोनों में कांस्टेंट आता है लेकिन मैं सिर्फ कांस्टेंट को एक ही बार लिखता हूं, दिस विल बी द आंसर। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर किसी फंक्शन के आगे कोई नंबर लिखा है, वो उस नंबर को बाहर रखो, सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उस नंबर से जो वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो आई होप दीज 3 प्रॉपर्टीज आर क्लियर। अब इन 3 प्रॉपर्टीज में ना चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको मे बी डिफिकल्ट लगे बट है, क्योंकि मैंने बोला मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो जो बातें करेंगे हम उनको सीखेंगे भी ना, बिना सीखे कैसे हो सकता? सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ने से आप वन शॉट तो नहीं क्लियर कर सकते, आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x से x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया, इधर से 3x, इधर से 2x तो 5x आया, फिर यहाँ से 3 2 6 आ गया। बात समझे ना? बहुत इजी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करूंगा एक्स स्क्वायर dx। अब सिर्फ एक बार ये चीज समझाऊंगा, मैं अलग अलग बार बार नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक बार समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको ये बार बार करना भी नहीं, आपको डायरेक्टली इस पॉइंट से मेरे इस पॉइंट पे आना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस अ कॉन्स्टेंट c1। फिर 5x का इंटीग्रेशन होता है 5x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 5 कांस्टेंट था तो ये 5 बाहर लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इनसाइड, समझे ना? तो इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 होता है, 5 मल्टीप्लाई होके 5x स्क्वायर बाई 2। अब तुमने दूसरा इंटीग्रेशन किया तो c2 आ गया। 6 लिखा है तो भाई 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 6 का इंटीग्रेशन 6x होगा, और c3। अब हम करते ये हैं कि भाई 3 बार कांस्टेंट्स नहीं लिखते, वी राइट x क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस एक सिंगल c एंड दैट्स इट। आपको एक बार सिंगल टाइम c लिखना और कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है? तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेट किया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई नो, बट जानना जरूरी था। आप मेरे हिसाब से तो आप पहली बार ही पढ़ रहे हो ना, हर टाइप के इंटीग्रेशन क्वेश्चन डिफरेंट होता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फुल वीडियो देखो, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए मैं कमेंट में उसके लिंक डाल दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट इंटीग्रेशन की मिल जाएगी, मस्त पढ़ाई करो और अच्छे से करना है, ठीक है? फिर आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे। हमसे बोला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि इसमें ना कोई भी प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल नहीं होता, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मुझे अलग अलग करना ही पड़ेगा। आई नीड सेपरेट एंटिटीज, कोई फंक्शन प्लस अनदर फंक्शन या कोई फंक्शन माइनस अनदर फंक्शन, दो तरीके से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, दो तरीके से ऑपरेशन होता है। फिर मेरे पास यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा, अपन को ये इंटीग्रेट करना है। बट सर आपने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का नहीं बताया फॉर्मूला। यस, मैंने नहीं बताया, तो आप क्या करोगे, 1 dx लिखोगे, और आप इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर माइनस 2 dx। इंडिसेस तो आती है ना? नहीं आती, अगेन आई बटन, यार आई बटन इज अ बेस्ट फ्रेंड, यहां क्लिक करो मिल जाएगा। तो 1 dx x की पावर माइनस 2 dx, 1 dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होता है, और x की पावर माइनस 2 का x की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। सर कौन सा फॉर्मूला था, x की पावर n का फॉर्मूला था, याद है ना? तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस एक्स की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस c। ये ऊपर अच्छा नहीं लगता तो हम लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन x प्लस c, माइनस साइन इधर गया, 1 अप उसकी वजह से नीचे आ गया। अब अच्छा लगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा एंड यू आर डन, ठीक है? तो आपको अप्रोच हर क्वेश्चन में डिफरेंट करने को मिलेगी। यू नीड अ गुड होल्ड ऑन अलजेब्रा, यू नीड अ गुड होल्ड ऑन डिवीजन। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो आप बहुत गंदा फंसोगे, बताता हूँ, डोंट वरी, परेशान नहीं, आप बहुत अच्छी जगह आए हो, आपको कहीं और नहीं जाना है। इसको उसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। अब इसका होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स, 2ab यानी कि सिर्फ 2। लो भाई, हो गया खत्म, क्वेश्चन की कहानी खत्म कर दी हमने। अब इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर माइनस 1 करें क्या, नहीं करना है, 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो आप यहां लिखोगे log x प्लस 2x प्लस में c, एंड खत्म। दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं, इसीलिए फटाफट हमें बताता चल रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर ये तो बाउंसर है, ये तो चीटिंग करी आपने, अभी तक इतने आसान आ रहे, तो ये क्या है? आएंगे तभी तो समझोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं। तो इसको करने का तरीका क्या?
फर्स्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज आपको डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना, और कभी भी स्क्वायर रूट के साथ डिनोमिनेटर है, इससे आसान और हलवा क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि हम करेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट? जो भी नीचे दिया है रूट एक्स प्लस ए, बीच में प्लस था यहां माइनस लगा देंगे, रूट एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ना चेंज हो तो आप ऊपर भी लिखोगे रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, ठीक कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्वाइट लिटरली। और इस पे लगा है इंटीग्रेशन का सिंबल, डोंट फॉरगेट दिस। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय, इसको स्क्वायर ओपन करोगे एक्स प्लस ए आएगा, इसका करोगे एक्स प्लस बी आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस बी था एक्स माइनस बी बन जाएगा, और dx। इसको काट देंगे, आपके पास बचा नीचे a माइनस बी, तो मैं लिख दूंगा बाहर 1 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अब आए हैं एक नई प्रॉपर्टी के पास, तो नई प्रॉपर्टी भी मैं आपको समझाता हूं, ऐसे सब्स्टिट्यूशन में बताता, लेकिन आप आए हो तो खाली हाथ कैसे जाने दें। तो करना ये होता है, जब भी देखो मेरे पास ये स्क्वायर रूट का मतलब x की पावर 1/2 होती है, तो अगर मैं x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और जो ऊपर नंबर वही नंबर नीचे प्लस में c। अब इसमें कोई भी नंबर को तुम ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि इफ आई से कि भाई मैं x प्लस, मैं चाहता था कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं या x क्यूब का इंटीग्रेशन करूं, तो मेरे को मिलता था x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c। तो अगर मैं चाहूंगा कि मैं x प्लस 7 के क्यूब का पावर 3 करूं उसके बाद इंटीग्रेशन करूं, तो क्या मुझे क्यूब ओपन करना पड़ेगा? ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक लीनियर पावर ऑफ x है, उसके ऊपर पावर, लीनियर पावर में कोई भी नंबर अगर ऐड सब्ट्रैक्ट है यू कैन ट्रीट इट जस्ट लाइक एस, वो खाली एक सिंगल x है। तो आप यहां लिखोगे x प्लस 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो देख रहे हो दोनों फॉर्मुलेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप कोई कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो दैट डजंट मैटर फॉर नाउ, जब तक वो मल्टीप्लाई x के साथ ना हो। तो ये प्रॉपर्टी का यूज हम यहां पे भी करने वाले हैं। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, आई एम गोइंग टू इरेज इट। फिर क्या करना है भाई? फिर हमको ये करना है जो 1 अपॉन a माइनस बी था, क्योंकि वो कांस्टेंट था उसको बाहर ही रहने देंगे। अब इंटीग्रेशन एक एक करके करेंगे, x माइनस a की पावर 1/2 का माइनस x माइनस b की पावर 1/2 का, प्लस है सॉरी ना, हाँ प्लस है, मैंने माइनस क्यों लिखा, ठीक है, dx। अब अगर पहले वाले नंबर का इंटीग्रेशन आप करोगे आपको मिलेगा 1 अपॉन a माइनस बी, वो तो रहेगा रहेगा, इसमें हमें मिलेगा x प्लस a की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, माइनस में x प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और प्लस में एक सिंगल सा c, ठीक, बड़ा सुंदर सा c बनाया। अब ये जो 2/3 दोनों में कॉमन था इसको बाहर ले लेंगे, तुम्हें मिल जाएगा 2/3 टाइम्स a माइनस बी, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, अंदर मिल जाएगा x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2। तो हमने यहाँ पे सिर्फ सुंदरीकरण किया है इसका, और कुछ भी नहीं। आप अगर यहाँ पे भी छोड़ोगे नंबर मिलेंगे, बस यहाँ तक करना है, इसके पहले थोड़ा नंबर कटेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करना है तुमको, और उसको थोड़ा सा अच्छा सा दिखा देंगे, है ना, जो दिखता है वही बिकता है भाई, खत्म। सर हो गया? बिल्कुल हो गया। सर नोट करने का टाइम मिलेगा? भाई पॉज करो नोट करो, अगर पॉज करके नोट करने का मन नहीं है तो क्या करना है, तो आगे बताता हूँ क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, वो सिखाऊंगा कैसे करना है। अभी समझते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटिंग, आप किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हो, 3 मेथड्स हैं आपके पास। एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन बाय पार्ट्स। तीनों तरीके को आपको समझना जरूरी है, तीनों पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? इक्वली इंपॉर्टेंट है, हाँ वेटेज डिफरेंट है बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सब एक पहला स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा एकदम ना घटिया चीज होती है उसको हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, कुछ और ही अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जब अज्यूम करते हो किसी और चीज में तो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था कि अगर आपके पास, चलो इसको ना समझो, ये परेशान हो जाओगे, लीव इट डोंट वरी, इसको ना परेशान नहीं होते, कुछ अजम्पशन को समझते हैं। जब हम ऐसा कुछ इंटीग्रेशन ऑफ एफ मिलेगा, मतलब रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो हम एफ को टी ले लेंगे, अजम्पशन करना है, क्वेश्चन बताऊंगा परेशान मत हो। लॉग एक्स मिलेगा तो लॉग एक्स को टी ले लेंगे,
fog x या f g x मिलेगा तो जो अंदर है उसको हम t ले लेंगे, gx को t ले लेंगे, मतलब whatever is causing me problem I will take it as t। ठीक, t ले लेंगे, अपना काम हो जाएगा। अगर फंक्शन की पावर m अपॉन है तो मैं fx को ना t की पावर n ले लूंगा। और सवाल जनरली ऐसे बनते हैं कि आपस में चीजें कैंसिल आउट हो जाती है, तो उसकी आपको देखो टेंशन नहीं लेनी। एक इसमें स्पेशल फॉर्म आता है, अगर आपके पास fx dx fx प्लस c देता है, तो अगर इसी फंक्शन में x की जगह पे ax प्लस b हो, मतलब कोई कांस्टेंट x के साथ लगाओ वो फर्क नहीं देता, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो x के साथ उससे काफी फर्क पड़ता है। तो जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो आगे आके ऐसे डिवाइड हो जाता है और कैपिटल F ax प्लस b बनता है। नहीं समझ में आया? परेशान ना हो, समझाता हूँ। अभी हमने देखा था कि अगर मैं x प्लस a की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो आंसर क्या आता है, x प्लस a की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। करेक्ट, ये आपने सीखा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 1/2 था, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे आपको क्या मिलेगा सर? वही मिलेगा। क्या मिलेगा सर? 2x प्लस 3 की पावर 3/2, क्योंकि भाई हम तो x की पावर पे डील कर रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय 3/2। लेकिन एक चीज और मिलेगी, यहाँ पे आपको 2 लिखना है। क्यों लिखना है? जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड होता है आगे, जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड होता है आगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट दिया था, उसको हमने यहाँ पे किया। अभी ये टेबल आपको समझ में आएगी, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। जैसे कि ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, बट मुझे जो सबसे घटिया चीज लग रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको हम अज्यूम कर लेंगे टी, TYMN। जो तुमको करना है, तुम्हारी मर्जी, जो तुमको वेरिएबल अच्छा लगा, जिससे तुमको प्यार हो। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आपको लिखना है लेट दिस 1 प्लस लॉग एक्स। इसको हमने टी अज्यूम किया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको अज्यूम टी किया है तो इस dx को भी तो चाहिए। मैंने क्या बोला था, जिसमें वेरिएबल आप इसको टी ले लोगे तो dx कहां जाएगा भाई? वो तो परेशान हो जाएगा। तो हमको इसको dt बनाना है। समझो बात को, x है तो विद रिस्पेक्ट टू x है, हम अज्यूम ही t कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको एक dx को हटा के dt लाना है। तो हम dx कैसे बना सकते हैं? बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। यही तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन का, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इधर मुझे मिलेगा 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, और क्योंकि मैंने x के रिस्पेक्ट में किया तो छोड़ दो, इधर क्या मिलेगा? dt बाई dx। बोल सकते हैं ना, हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो dt बाई dx आया। बट आप ये ना करके क्या करना, आप लिखना 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि आपने dx के रिस्पेक्ट में किया, dx इक्वल्स टू dt, विच इज आइडियली द सेम थिंग। आप dx को इधर भेजोगे तो एग्जैक्टली सेम मिलेगा ना। तो आप बोल रहे हो टेक्निकली कि जो मेरा 1 अपॉन एक्स dx है उसको मैं dt बोलूंगा। करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो 1 अपॉन एक्स dx है उसको dt बोलेंगे हम। और सवाल को देखो, सवाल में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिख रहा है ना, 1 अपॉन एक्स dx, ये दिखा है ना, क्या बनेगा? ये dt बनेगा। तो आप लिखोगे dt, क्योंकि 1 अपॉन एक्स dx को हम dt लिखेंगे। और जो हमने अज्यूम किया था, ये क्या था? 1 प्लस लॉग एक्स, इसको तो मैंने t माना था, तो हम लिख देंगे t का स्क्वायर। क्यों भाई t का स्क्वायर? यहाँ पे स्क्वायर बना है ना, स्क्वायर थोड़ी गायब हो गया। आपने सिर्फ उसको अज्यूम किया था बिना पावर के, और तुम भी बिना पावर के ही अज्यूम करना, तभी समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। क्या ये भी इंटीग्रेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, t की पावर -2 dt। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t की पावर -1 डिवाइड -1, क्यों आया -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, जो भी ऊपर पावर आई वही नीचे भी आएगी प्लस में c। तो आपको मिलेगा -1 अपॉन t प्लस में c। प्रॉपर वे में लिख रहे हैं। अब आपका सवाल x में था, आपका आंसर t में नहीं हो सकता। आप इंटीग्रेशन जरूर t में कर रहे हो, लेकिन आंसर शुड बी इन x। तो क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे। और हमने t को क्या अज्यूम किया था? t को अज्यूम किया था एट 1 प्लस लॉग x। तो 1 -1 अपॉन 1 प्लस लॉग x प्लस में c, एंड यू आर डन। तो प्लीज गो थ्रू दिस ओवर एंड ओवर अगेन, विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। और एक क्वेश्चन से आई नो समझ नहीं आता है, डोंट वरी, मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको ये दिखा, आप दिखा तो क्या करना है, अप्रोच वही करना है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर दिक्कत, न्यूमरेटर में कुछ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जो चीज प्रॉब्लम होती है वो डिनोमिनेटर प्रॉब्लम करता है। तो व्हाट यू विल डू इज लेट ना, हमको यहाँ पे आजा भाई, हाँ, हमको अज्यूम करना है। तो वील अज्यूम दैट एक्स स्क्वायर -3x -18 टू बी t। ये t है। अगर ये t है, मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स। मैंने भी आपको बताया राइट साइड में को dt बाई dx मिलेगा, मत लिखो, इधर लिखो dtx। तो इधर मिलेगा 2x माइनस 3, 18 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इधर आ जाएगा dx, इधर आ जाएगा dt। तो बच्चों इसको t रखने का, इसको dt रखने का सवाल बन गया ना। तो इंटीग्रेशन में ये पूरा dt बन गया, देखो भाई दिख रहा है ना, सबको दिखना चाहिए, dt बन गया, और जो डिनोमिनेटर था वो t बन गया, तो 1/t का सवाल बन गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला 1/x, जैसे डिफरेंशिएशन होता था वैसे ही है। आई होप डिफरेंशिएशन देख कर आए हो, बिना डिफरेंशिएशन के कुछ समझ नहीं आएगा। 1/t का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या बन जाएगा, log t प्लस सी। अब t में क्या है, ये है भाई log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 एंड प्लस में c, लीव इट राइट हियर, दिस इज योर आंसर। इंटीग्रेशन के बाद c लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना तुम c बन जाओगे। लेट्स मूव ऑन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। एक सवाल आपसे करता हूं, बताना इसको। इफ आई से मैं 1/6 को फ्रैक्शंस में लिखना चाहता हूं एंड एज अ डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस, तो 1/6 को मैं 1/2 into 3 लिख सकता हूं। इफ आई ब्रेक इट फर्दर 1/2 into 3 आएगा। तो इस पॉइंट तक आई गेस एवरीवन एग्रीज विद मी। क्यों किया, क्योंकि नंबर्स को हम उनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। विल यू अग्री विथ मी इफ आई से कि सर ये 1/2 माइनस 1/3 भी हो सकता है, सर ये कैसे हो गया, ब्रेन एक्सप्लोड्स। हो सकता है। इसको रिवर्स में जाओ जरा, वापस जाओगे तो यही मिलेगा, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे 2 into 3, 3 minus 2 1, 1/2 into 3, एग्जैक्टली तुमको 1/6 आंसर मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ब्रेकिंग अप ऑफ टू डिफरेंट वैल्यूज, दो डिफरेंट फंक्शन इनटू कोरिस्पॉन्डिंग फॉर्म्स, इसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। इफ आई राइट 1/x into x plus 1, इसका इंटीग्रेशन करने को बोल दूं, तुम नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला ही नहीं इसको इंटीग्रेट करने का भी, कोई फॉर्मूला इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का नहीं है। बट अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं इन सच दैट आई विल राइट 1/x minus 1/x plus 1, नाउ आई विल इंटीग्रेट। सर बड़े मजे से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है, और इधर log ऑफ, क्योंकि एडिशन में है x plus 1। प्लीज रिमेंबर दिस। अगर मैं 1/x का, ये भी आपको समझना है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन वाली, कि अगर आप 1/x dx करते हो तो आपको मिलता है log x। अगर आप 1/x plus 3 भी करते हो तब भी आपको मिलता है log ऑफ x plus 3। हाँ यार पता है मुझे, प्लस सी इंटीग्रेशन। अगर आप लिखते हो 1/x minus 99, तब भी आपको मिलेगा log ऑफ x minus 99। तो तुम देख रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनलेस dx 3x minus 2, तब तुमको मिलेगा log ऑफ 3x minus 2, yes, exactly the same thing। डिफरेंस क्या हुआ, x के साथ 3 लगा, इसमें कहीं नहीं लगा था, तो आप जो x के साथ लगा होगा नंबर उसको बाहर डिवाइड कर दोगे। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए ताकि आप समझ पाओ हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो 1/x plus 1 दिखा तो log of x plus 1, hence that example। आप कहोगे सर ये कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है इसमें, सिंप्लीफाई कर लो भाई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा वापस से, तो यहां मिलेगा एलसीएम लेके x plus 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x से x कैंसिल, वापस से ये मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि मैं इसको ब्रेक कर पा रहा हूँ। कुछ नंबर्स को ब्रेक करना बहुत आसान है, हम हिट एंड ट्राई करके वहां पे ब्रेक कर सकते हैं, हो जाता है, देखो हो भी गया। लेकिन कुछ नंबर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सो वी डू समथिंग ऑफ सम सॉर्ट कि ये जो वन, जो न्यूमरेटर में वैल्यू, डिनोमिनेटर में तो देखो यही आ रहा है टूट फूट के, लेकिन जो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज हैं वो कैसे लेकर आए। क्योंकि आपने देखा ये 1/2 into 3 करना आसान था, बट इफ आई राइट 1/3 into 5, तो तुमको क्या मिलेगा, क्या तुम इसको 1/3 माइनस 1/5 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। करोगे तो 2/15 आएगा, तो आपको 1/2 बार। अब देखो बैलेंस है LHS RHS। तो बच्चों ये सब चीजें ना कैसे आती हैं, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो ब्रेकिंग अप ऑफ कंपोनेंट्स इनटू देयर प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट को हम ब्रेक करते हैं सम या डिफरेंस में, देन दैट इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, समझ में आ गया। अगर आ गया तो इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने आपको वो एग्जांपल दिया 1/x वाला, तो उसी को लेते हैं। अगर मैं आपको इंटीग्रेट करने को बोल रहा हूँ 1/x into x plus 1 को, सो कहोगे सर ये हम अलग अलग लिख लेते हैं, 1/a/x लिख लेते हैं,
a अपॉन एक्स लिख लेते हैं प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 लिखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी आई डोंट नो, मैंने तो करके दिखा दिया था, हाँ 1 और -1 है, मुझे पता है, तुमको भी पता है। लेकिन अगर नहीं पता तो क्या करते, ये करते कि जो प्रोडक्ट में दिया है वी सेग्रीगेटेड एज अ सम ऑफ सम और डिफरेंस। हम जनरली सम में इसको ब्रेक करते हैं। ठीक, यहां तक एवरीवन इज विथ मी? आई होप एवरीवन इज विथ मी। यहां तक समझ में आ रही होंगी चीजें और क्लियर हो रही होंगी। सर उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लो। दो एलसीएम, एलसीएम कैसे लेना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां पे वापस से एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगे एलसीएम तो x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस में b इंटू एक्स आ जाएगा। तुम देखोगे दोनों तरफ से ही कैंसिल हो गए। ठीक, तो तुम बोलोगे सर 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स आ गया। अब इसके बाद दो तरीके हैं और बी फाइंड करने के। पहला तरीका ये है बच्चों, और ध्यान से सुनना, आप x की वैल्यूज को अज्यूम करो। अजम्पशन का मेरा मतलब क्या है वो भी देख लो। हमको यहाँ पे x की ना दो वैल्यूज को मतलब x की वैल्यूज को अज्यूम करना है सच दैट मुझे a और b की वैल्यू मिल जाए। अब अज्यूम क्या करेंगे, दैट इज ऑन यू, वो तुम्हारी चॉइस है। और उसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अज्यूम करना क्या है। जनरली वो वैल्यूज जिससे कोई एक फैक्टर जीरो हो जाए, ऐसा नंबर लो कि कोई एक फैक्टर ना जीरो बन जाए। इट्स लोडिंग, या इट्स लोडेड नाउ। मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो यहां से, अरे यार, यहां से क्या करना है, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 0 देन पुट x इज इक्वल्स टू -1। ये नंबर कहां से आए, ये नंबर आर्बिट्री है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। जीरो रखने से क्या होगा, आपको जीरो पूरी इक्वेशन में रखना है। जीरो रखने से ये होगा, आपको मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस 1 प्लस 0 इंटू बी। तो यहां से 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, a 1 मिल गया। यहां से जब x को -1 रखा तो इधर तो 1 ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1। तो इधर भी 1 रहेगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा -b। तो तुम्हें यहां से b की वैल्यू -1 मिल जाएगी। एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट अर्लियर जब मैंने इसको ब्रेक किया था। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x into x plus 1 can be segregated into 1 upon x and माइनस में b की वैल्यू -1 है अपॉन x प्लस 1। कर लिया ना बेटा हमने, वही तो करना था जो मैंने तुमको डायरेक्ट करके दिखाया, इस तरीके से करना है। तो आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड। तो एक तरीका ये, इसके बाद इंटीग्रेशन आसान है, मेरे को इंटीग्रेशन चलो बता ही देते हैं। log x माइनस log ऑफ x प्लस 1, इसके बाद log की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, log a माइनस log b, ये होता है log a अपॉन b। तो log x अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस में c। ये फाइनल आंसर इस तरीके से लिखना होता है। log की प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की नहीं है, इंटीग्रेशन ऊपर खत्म हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम कंपेयर करते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 इज इक्वल्स टू ax प्लस a प्लस bx, ऐसे लिखा। तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ये क्या किया, मैंने सारे कोफिशिएंट्स ऑफ वन पर्टिकुलर वेरिएबल साथ में रख लिए, एक्स के जितने थे साथ में ले लिए, कांस्टेंट जितने थे साथ में ले लिए। अब हम क्या करेंगे, we'll write comparing coefficients on both sides। दोनों साइड्स पे हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो मुझे ये दिख रहा है इधर लेफ्ट हैंड साइड में x नहीं है, तो कैन आई राइट इट 0x। जब लेफ्ट हैंड साइड में x नहीं है तो 0x लिखा जा सकता है, किसी चीज का ना होना मतलब जीरो ऑफ समथिंग। तो मेरे को ना यहां से मिल जाएगा a प्लस बी जीरो के बराबर, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी जो है वो जीरो के बराबर है। उसके बाद 1 था और इधर a था, तो मुझे ये मिल जाएगा कि a की वैल्यू तो 1 थी, तो इसको देखोगे तो भाई 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 की a1 मिल गया था, तो b की वैल्यू -1। तो यहां से भी तुमको a1 और b -1 मिलेगा। तो नो मैटर व्हाट मेथड यू आर यूजिंग, यू आर इवेंचुअली एंड अप विद द सेम थिंग। उससे आप उसको तोड़ सकते हो ऐसे टुकड़ों में। तो ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पार्शियल फ्रैक्शन हम तभी यूज कर सकते हैं जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी हो। ठीक है, मतलब पावर ऑफ द न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द डिनोमिनेटर, तभी पॉसिबल है पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना। यहां पे भी ये चीज दिखेगी। देखो अगर कोई भी एक्स स्क्वायर में हम फैक्टराइज करेंगे, नीचे देखो एक्स है,
तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऊपर क्या मिल रहा है? ऊपर मिल रहा है पी एक्स प्लस क्यू। मुझे ऊपर का इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इज ऊपर पावर कितनी है एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर कितनी, मतलब न्यूमरेटर में कितनी पावर है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो ऊपर ना 2 से लेस होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं, कम होनी चाहिए 2 से, 1 या फिर 0। तो p can be 0, q can be 0, but x की पावर should not exceed 2। 1 भी नहीं होनी चाहिए, मतलब सॉरी 2 भी नहीं होनी चाहिए, 1 तो हो सकती है। तो कभी भी ऐसा मिलेगा जो भी हमने किया एक्चुअल में, x प्लस सम नंबर और माइनस सम नंबर, व्हाटएवर इट इज। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया पार्शियल फ्रैक्शन को, भाई देख ले जाके, सारा प्लेलिस्ट है, पूरा प्लेलिस्ट है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। नीचे देखो 3x थे तो x का क्यूब बनेगा, so the maximum power the numerator can have is 2। नीचे स्क्वायर था, the maximum is 1। तो आपको इसको ब्रेक करना आना चाहिए कि दो फैक्टर्स है तो a अपॉन एक्स प्लस से b अपॉन एक्स प्लस बी, न्यूमरेटर से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो, एक्स वाई जेड ले काट दिया, f लिख दो, f अपॉन दिस, बस f की जो पावर होनी चाहिए x पे वो 2 होनी चाहिए, उससे कम। तो a अपॉन एक्स प्लस से b अपॉन एक्स प्लस बी, c अपॉन एक्स प्लस सी, ए बी सी ये नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 व्हाटएवर द नंबर इज, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस सी स्क्वायर, अब इनसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सब डिफरेंट फैक्टर्स थे, यहाँ सेम फैक्टर्स है, स्क्वायर है, तो आपको इसको ऐसे ब्रेक करना है, ए अपॉन द सिंगल पावर प्लस बी अपॉन द डबल पावर। फिर सिंप्लीफाई वैसे ही करना जैसे मैंने किया था सेम। अगर ये दोनों मिला दिए जाए दोनों प्रॉपर्टी तो कुछ इस तरीके से बनता है। अब ये नई प्रॉपर्टी, ये छपा गलत है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी है, दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, तो बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखते हैं। ऑल्दो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी कम जाता है, लेकिन वी शुड नो कि आता कैसे। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब सवाल बहुत सारे हैं एंड एक एक करके हम सारे सवालों का जवाब आपका देंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको समझाया है, जितना भी आपको इंटीग्रेशन आता है, मेरा आपसे विनती है, इवन रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे कि पहले वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, देन सोल्यूशन देखो। मैं पॉज नहीं होगा, विल प्रोसीड, मैं सामने से हट जा रहा हूं। सॉल्व ऑल द क्वेश्चन देन रिज्यूम विद द वीडियो। So let's solve these questions one by one। पहला क्वेश्चन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको इसको ब्रेक करना है एज a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3, ऐसे ब्रेक करना है। तो ब्रेक करते हुए बातों का जो ध्यान देना है वो ये है कि दिस शुड बी लाइक दिस। फिर आप यहाँ पे लिखोगे दिस इम्प्लाइज, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू a into x plus 3 plus b into x minus 1। It's just we took LCM, हमने सिर्फ LCM लिया और कुछ भी नहीं किया अभी। Divided by x minus 1 and x plus 3। It's just a simplification process। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे, देन आपको मिलेगा 1 is equals to a into x plus 3, और we can compare, चलो लिख लेता हूँ a into x plus 3 plus b into x minus 1। For such of these terms put x is equals to minus 3 एक बार and put x is equals to 1 एक बार। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि माइनस 3 इसको जीरो करेगा और 1 इसको जीरो करेगा, एक बार में एक ही करना है। जब आप माइनस 3 रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में x था नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/4। जब आपने x को 1 रखा, इधर 1 रहेगा, इधर आएगा a इंटू 4 प्लस b इंटू 0, हेंस a की वैल्यू 1/4, करेक्ट। ये आपको मिल गया, तो माइनस 1/4 एंड प्लस 1/4 वैल्यूज आ जाएंगी। सो नाउ योर इंटीग्रेशन जो आपने लिखा था, the integration of dx, we write dx obviously, x minus 1 and x plus 3 as the sum of integration whatever the value of a is 1/4 divided by x minus 1, और b की वैल्यू है माइनस 1/4, तो माइनस, मैं अलग कर लेता हूँ, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 x plus 3, इसका भी dx मैंने अलग अलग कर लिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। we can split our integration as sum or difference। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे ये जो 1/4 था, इट डजंट रियली मैटर, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 बिकॉज ऑफ दिस log ऑफ x प्लस 3
एंड प्लस में सी। इसके बाद देखो दोनों में 1/4 था, 1/4 को कॉमन लोगे, log a माइनस log b का फॉर्मेट है, तो log x माइनस 1 एंड x प्लस 3 प्लस सी शुड बी योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था एंड यू आर डन। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे, 3x माइनस 2। आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेरे पास लीनियर फैक्टर से ऊपर 1 था, यहाँ पे स्क्वायर भी है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में स्क्वायर भी है, तो इसको ना कैसे आपको अलग अलग करना है। सबसे पहले तो ये दूसरा वाला फॉर्मेट है जहां पे एक लीनियर फैक्टर है, एक स्क्वायर फैक्टर है, और स्क्वायर अंदर लगाओ बाहर लगाओ बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो यू आर गोइंग टू राइट इट एज a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन जो स्क्वायर वाला फैक्टर होता है उसको बिना स्क्वायर के लिख दो, प्लस अनदर वेरिएबल c जो स्क्वायर वाला फैक्टर है उसको एज इट इज छाप दो x माइनस 2 का स्क्वायर। ये यहां पे आया, इसको दो में तोड़ते हैं और आपको दोनों ऐसे लिखना है। नाउ व्हाट, मल्टीप्लाई दिस, मतलब हम दोनों एलसीएम लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट वन मोर थिंग वी कैन डू। आप मन में सोचो, मन में सोचना है कि इस पूरे टर्म को मैं राइट में मल्टीप्लाई करूं तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो मुझे यहां से मिल जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू a इनटू, जब ये राइट में सबसे मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 1 कट गया, मेरे पास क्या बचा, सिर्फ x माइनस 2 का स्क्वायर बचा, फिर b लिख देंगे। x माइनस 2 कट गया तो मेरे पास x प्लस 1 और x माइनस 2 बचा, क्योंकि एक पावर कटी। फिर c के साथ सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1 बचा, बिकॉज मल्टीप्लाइंग दिस विद द राइट हैंड साइड विल मल्टीप्लाई एवरीथिंग। करेक्ट, आपको ये मिल गया। अब एक एक करके वैल्यूज रख देते हैं। हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2 एक वैल्यू, पुट x इज इक्वल्स टू -1 ये दूसरी वैल्यू, तीसरी क्या रखेंगे अभी नहीं रखते, तीसरी पे जब आएंगे उसको देखेंगे, अभी पहले दो वैल्यूज को समझते हैं। जब आप x को 2 रखोगे तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 2 माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू a इंटू 0, क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, प्लस b, यहाँ पे कुछ भी हो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, अगेन 0, प्लस c 2 प्लस 1 3, तो 6 माइनस 2 4 इज इक्वल्स टू 3c, तो यहां से c वुड बी 4/3, c की वैल्यू 4/3 आ गई। जब आपने x को -1 रखा तो हर जगह -1 आएगा, इधर भी आएगा, तो -3 -2 इक्वल्स टू a इंटू -1 -2 -3, उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, रिमेंबर दिस, स्क्वायर लगा है, प्लस b। अब ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि -1 + 1 0 और वो भी 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 5/9, 9a कैन डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 5/9 मिल जाएगा। अब लास्ट में क्या करेंगे, हम x को कोई ऐसा नंबर रख देते हैं जो कहीं पे कॉमन हो, क्योंकि मुझे c भी निकालना है, और c निकालने के लिए मेरे पास a और b ऑलरेडी है, देखो है ना। तो अगर आप 0 रखोगे तो लेफ्ट साइड में 3 इंटू 0 -2, आपको मिल जाएगा -2 इक्वल्स टू 0 -2 का स्क्वायर 4, तो इधर आएगा 4a, 0 + 1 0 -2 माइनस का 2b और प्लस में c, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अगर मैं 0 रखूंगा हर जगह, आई एम गेटिंग एग्जैक्टली दिस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियोस मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है, अगर आपको लॉन्ग पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, वैसे इसमें भी समझ में आ रहा होगा, बस सिंप्लीफिकेशन ही है। यहाँ पे मेरे को सिर्फ वैल्यू रखनी है, -2 4a, तो 4 4 16/3 -2b, अच्छा ये a तो इधर है ना, -5/9 है, मुझे b निकालना था, ओके a और c पता है, b निकालना है। 4a तो 4 -20/9 आ जाएगा, -2b ये पता नहीं है, और c की वैल्यू है 4/3, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में एलसीएम 9, जो नंबर पता उसको तो यूज करेंगे ना, इन दोनों में एलसीएम 9 है, -20 प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 2b, दिस इज -2 -8/9, इधर आएंगे तो प्लस का 8/9 आएगा, इक्वल्स टू माइनस का 2b, -18 + 8 10/9, ठीक है, -10/9, तो माइनस का 10/9 इज इक्वल्स टू माइनस का 2b, माइनस साइन कैंसिल, b की वैल्यू भी 5/9 आ जाएगी, आई एम गेटिंग b एज 5/9। तो नाउ आई कैन सिंप्लीफाई इट वेरी वेरी इजीली। इंटीग्रेट ही तो करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंप्लीफाई करना है, भाई इसको रख दो, ये जो कंप्लीट है हमें इसी का इंटीग्रेशन करना था, देखो इसी को तो ब्रेक किया था, तो वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू -5/9,
मैं भी इसको लिख देता हूँ, डोंट वरी, 5/9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। b की वैल्यू इज प्लस 5/9 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। c की वैल्यू इज 4/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगेगा dx। अब समझते हैं, ये बनेगा -5/9, मैं अलग अलग कर लेता हूं, dx x प्लस 1 प्लस 5/9 dx x माइनस 2 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, तो ये क्या था, एक 1/x² जैसे लिख रहे थे, उसी को यहाँ पे लिखते हैं। इट कैन बी रिटन एज x माइनस 2 की पावर -2 dx। तो मेरे को 3 फैक्टर मिल गए जब मुझे इनको अब इंटीग्रेट करना है। तो ये तो आ जाएगा -5/9 log ऑफ x प्लस 1 प्लस में 5/9 log ऑफ x माइनस 2 प्लस में, इसको देखो कैसे आएगा, 4/3 x माइनस 2 की पावर -2, तो तुमको मिलेगा x माइनस 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और प्लस में c। सो फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव मी, ये देखो दोनों लॉग थे, 5/9 भी थे, तो 5/9 में कॉमन लूंगा, log a जो भी पॉजिटिव होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये सिंप्लीफाई हुआ। और यहाँ पे आएगा देखो माइनस साइन, वहां प्लस जरूर लिखा बट -1 आ गया ना, तो माइनस का 4/3 और यहाँ पे x माइनस 2 की पावर -1, तो x माइनस 2 नीचे आ जाएगा और प्लस में c। वी आर डन, खत्म। तो इस तरीके से ये भी खत्म हो गया। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू डिवाइड इट। अब मैं सिर्फ डिवाइड तक करूंगा, आगे आपकी मेहनत है, आपका काम है। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। इट इज x² माइनस 3x प्लस 2, नीचे लिखा है x² माइनस 7x प्लस 12। मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे होता है, आई होप सबको पता होगा। x² माइनस 3x प्लस 2 है, मुझे इसको डिवाइड करना है एज x² माइनस 7x प्लस 12 से। मेरा एम होता है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कटे, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर मतलब डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब मैं करूंगा मुझे मिलेगा x² माइनस 7x प्लस का 12। नाउ आई सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में सबके साइन चेंज होते हैं, तो इधर से आ जाएगा 4x प्लस का और -10 माइनस ऑब्वियसली। और ये तब तक करता है डिवीजन जब तक आपका जो x की जो पावर है, लीडिंग जो पावर है वो जिसको डिवाइड करो उससे छोटी ना हो जाए। x² से कर रहे हो डिवाइड, जिससे कर रहे हो उससे छोटी होनी है, तो x² से क्या ये बना। और आपको मालूम है जब आप डिवीजन करते हैं, और हमेशा से इतने सालों से डिवीजन करते आए हो, कि जब भी हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, इट विल बी लाइक क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, करेक्ट। ये सबको पता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मैं इस पूरे को कन्वर्ट कर सकता हूं as integration of 1 plus quotient which is 4x minus 10 divided by the denominator which is x square minus 7x plus 12 dx। अब ना 1 का जो इंटीग्रेशन, मुझे इस पूरे का इंटीग्रेशन करना था, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लेकिन अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन नहीं किया, 1 का इंटीग्रेशन खत्म, x आ गया। जब इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज x minus 3 and x minus 4 and 4x minus 10 dx। So can I write it as x plus i1? इसका मुझे आंसर चाहिए। मैं अब इस i1 को सेपरेटली, मुझे बार बार x लिखना नहीं है, तो मैं i1 लिख लेता हूं। समझ में आ रहा है? अब मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूं। मुझे मेरा आंसर ये, दिस विल बी माय आंसर। आई नीड टू फाइंड i1। I1 कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4। अब नीचे स्क्वायर है ऊपर लीनियर है, तो आई कैन स्प्लिट इट, x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 4। कर लिया स्प्लिट। अब स्प्लिटिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, अच्छा इसमें एक स्टेप और दे देता हूं, क्यों इसको ऐसे छोड़ूं, आई नीड टू फाइंड दिस। तो मैं लिखूंगा लेट लिखना जरूरी है। 4x minus 10 divided by x minus 3 is equals to x minus 4। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लिखो तो dx या इंटीग्रेशन का सिंबल मत लगाओ। a अपॉन x minus 3 प्लस b अपॉन x minus 4। रिमेंबर दिस। इसके बाद क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4x minus 10 is equals to x minus 3 कट जाएगा, x minus 4 प्लस b इंटू x minus 3। अगेन आप कंपेयर करो चाहे जो करो, x को एक बार 4 रख दो और एक बार x को 3 रख दो। जैसे तुमने 4 रखा, जैसे ही तुमने 4 रखा, तो 4 4 16 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b।
तो b की वैल्यू 6 आ गई, और जैसे ही तुमने 3 रखा इधर 2 आ जाएगा, बिकॉज 12 माइनस 10 2 इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस 0। तो यहाँ से a की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो नाउ आई नो a एंड b की वैल्यू। तो इफ आई नो a एंड b की वैल्यू आई कैन इंटीग्रेट इट। मैंने इसको ही अलग अलग किया था। तो नाउ माय i1, मैंने जिसको i1 कंसिडर किया था, i1 उसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस 3, a है -2 अपॉन x माइनस 3 dx प्लस b की वैल्यू 6 अपॉन x माइनस 4 dx। यहां से मिल जाएगा -2 log x माइनस 3 और +6 log x माइनस 4। ठीक, लेकिन ये मेरा i1, मेरा जो फाइनल आंसर है वो तो ये था, इसको हम कैपिटल I बोल रहे थे। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, द आंसर टू दिस इज x माइनस 2 log x माइनस 3 प्लस 6 log x माइनस 4 प्लस में c। तो हो सकता है कहीं कैलकुलेशन गलती से अगर कभी एरर हो जाए तो भाई माफ कर देना, मैं बोलते हुए लिखता हूं तो एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एरर से डरने का नहीं है, आ जाए तो भाई देख लेना, मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आई विल रेक्टिफाई इट। इसके बाद दो स्पेशल फॉर्म, दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, टेक्निकली एक ही टाइप का है, इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं और आंसर तुरंत आ जाता है। बट पार्शियल फ्रैक्शन को भी इसमें क्या करते हैं बच्चे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने लगते हैं। दे राइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स प्लस, माने बहुत ज्यादा इसमें सरदर्द हो जाता है। तो करने का तरीका क्या है सर, करने का तरीका बता दीजिए, हम सब कर लेंगे, आई नो तुम कर लोगे, भरोसा है मुझे तुम पे। तो करना ये होता है, जो भी ऐसे बाहर हमेशा तुमको एक्स मिलेगा, देखो इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, इधर n 4 है और इधर सिर्फ n लिखा है, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। करना क्या है, इंटीग्रेशन तो करना ही है हमें। तो क्या लिखेंगे, 1 dx अपॉन ये जो x था, x को लिखा रहने दो, उसके बाद इसको देखो, मैं चाहता हूं कि इसके पास x की पावर 4 मैं बाहर ले लूं, मतलब जो इसके पास x की पावर 4 थी मैं बाहर ले लूंगा, तो इसके पास 1 बचेगा, और इसके पास तो थी ही नहीं, तो 1 अपॉन x की पावर 4 बचेगा। बिकॉज इफ आई मल्टीप्लाई, इतने पार्ट को देखो, वापस मैं x की पावर 4 मल्टीप्लाई करूंगा, आई एम गेटिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो नाउ आई हैव dx x की पावर 5 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करना इसको, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये मिल गया। अब ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा लेट करना है। क्या लेट करना है, जो भी मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 1 माइनस 1 एक्स की पावर 4 को मैं t ले लेता हूं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, डिफरेंशिएशन अभी तक तो आप बच्चों सीख गए होंगे, इसमें मेरे को तुमसे कोई शिकायत नहीं है, -4 तो +4 अपॉन x की पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता, यू नीड टू वॉच डिफरेंशिएशन वीडियो, और मैंने dx में किया तो dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो अभी ना इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा के नेक्स्ट पेज पे फंसाऊंगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो नाउ आई हैव कि सर dx ना अपॉन x की पावर 5 के साथ लिखा है, तो मैं इसको dt/4 बोल सकता हूं। आई कैन, बिल्कुल आई कैन। तो मैंने ये बोला कि मैं इतने पार्ट को t बोलूंगा और इतने पार्ट को dt/4 बोलूंगा। देख लो dx/x की पावर 5 dt/4 हो गई ना। अब क्या करना है, चेंज कर दो, dx/x की पावर 4 को मैं dt/4 लिखूंगा, तो dt और 1/4 बाहर, और इस पार्ट को मैंने t बोला था, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा 1/4 log का t आएगा और प्लस में c। लेकिन t को मैं t नहीं लिखता, मेरे को x में वापस लाना पड़ता है, तो t की जगह वापस से 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c करना है। इसको तुम सिंप्लीफाई करना चाहो, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 आ जाएगा। तो योर फाइनल आंसर विल बी 1/4 log ऑफ 1 मतलब x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस c। डन, बस इतना सा। आई होप समझ में आ गया होगा बिना किसी दिक्कत के। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता देना, ये आंसर हो जाएगा। तो इफ आई डू द सेम थिंग टू n, यहाँ पे n क्या था, 4 था, पावर 4 थी, तो आई एम गोइंग टू डू द एग्जैक्टली सेम थिंग, कुछ डिफरेंट नहीं करूंगा, मैं सेम करूंगा काम। आई डोंट नीड दिस। हो गया, इधर के पिछले मिल जाएगा आपको, ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। बस इसके बाद बताता हूं कि पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है। यहाँ पे हम सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, इसको मैं हटा लेता हूँ, इसको अभी मेरा काम हो गया, वी आर डन विद दिस। इसमें समझते हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन x मेरे पास लिखा था, मैं क्या करूंगा, मैं x की पावर n को कॉमन लूंगा। जब कॉमन लूंगा इससे x की पावर n को, इसके पास कुछ नहीं बचा, और इसके पास x की पावर n ऐसे लिखनी पड़ेगी हमको। ऊपर क्या आएगा dx, इसका करना इंटीग्रेशन।
अब देखो क्या होगा, होगा ये बच्चों कि यहां पे ये 1 था, ये सेम बेस था, पावर ऐड हो जाएंगी, तो तुमको मिल जाएगा dx x की पावर n+1, और यहाँ पे 1 + 1/x की पावर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? क्या करने का? वही करने का कि लेट लिखेंगे 1 + 1/x की पावर n, इसको t ले लिया, जैसे इसको t लिया, इसके बाद क्या होगा 0 + x की पावर -n, 1 + x की पावर -n = t। मैं बस इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं ताकि समझ पाओ। तो 0 - n x की पावर -n - 1 -n - 1 dx = dt। मैंने क्या लिया, -n था, -n आगे आ जाएगा, एक पावर डिफरेंशिएशन में सब्ट्रैक्ट होती है, सब्ट्रैक्ट हो गई, तो आई एम लेफ्ट विथ -n x की पावर माइनस साइन के साथ n+1, करेक्ट? देखो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, और dx लगा के = dt लिख देंगे। Now what I need is -n, एक स्टेप में आपके लिए और लिख देता हूं ताकि आप समझो, n+1 माइनस था, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, dx = dt, बट I just need dx अपॉन x की पावर n+1 = -dt/n, माइनस साइन हमको इधर लेके चलना है, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना बेटा, सबको दिख रहा होगा। तो dx बाय x की पावर n+1 को मैं dt लिखूंगा और -dt/n लिखूंगा, -dt/n इंटीग्रेशन, तो -1/n आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t, क्योंकि इसको ही तो t माना था। फिर क्या होगा, -1/n log t प्लस c, तो -1/n log ऑफ व्हाट, t की वैल्यू 1 + 1/x की पावर n प्लस में c। फाइनल आंसर इज -1/n log ऑफ x की पावर n + 1/x की पावर n प्लस में c। खत्म, वी आर डन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो भाई बताना, लेकिन आई जस्ट टोल्ड यू द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जो पार्शियल फ्रैक्शन से ना होके सब्स्टिट्यूशन से होने थे। तो अब बात आती है कि ये जो पीडीएफ है कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और ये आपका नाम सर्च करना है जेनएड, ये जेनएड है, जेन एजुकेशन। एंड अगर आपको ये डायरेक्ट डाउनलोड करना है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगा अपने मोबाइल नंबर से, खाली लॉग इन करना और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप iOS यूजर्स हो तो आपको ऐप स्टोर ओपन करना है और माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप आता है, उसको सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपसे एक ORG कोड मांगेगा, तो आपको TKSHMF कोड डाल देना है। ये काम तुम अभी कर लो वरना फिर आगे भूल जाओगे। तो TKSHMF डालना, तुम्हें ORG कोड से डाउनलोड हो जाएगा और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लेना, तो हमारा ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ वहीं अवेलेबल है, तो जाओ, देरी किस बात। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक पे, लास्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के टॉपिक पे, विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देंगे हम, इसके सवाल भी हैं, सब समझते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन। तो इट्स, यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन। यहाँ पे दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको ट्रीट कैसे करना है, कैसे हमको इंटीग्रेट करना है। So we have 2 functions, let's name them function number 1 and function number 2 dx. जनरली फंक्शन 1 वो होता है जो इसको इंटीग्रेट करने में बड़ी मेहनत लगती है, सेकंड फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। तो मैं यही नोटेशन यूज करता हूं, आप भी इसको यूज कर सकते हो। कई बुक्स में u, v, w, fx, gx दिया रहता है, मेरे को पसंद नहीं है कुछ खास, वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, कुछ नहीं बदलना, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है, और जो सेकंड फंक्शन था ये वाला, इसको कर लेना है इंटीग्रेट, माइनस साइन लगाने का, फिर से इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है। इस बार जरा सिंबल डिफरेंट कर देता हूं कलर से, ये सिंबल लगाना है। उसके बाद जिसका आप इंटीग्रेशन आसानी से नहीं कर पा रहे तो उसको डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब पहला फंक्शन जिसको यहां छोड़ा था उसको यहां तोड़ा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, तो तोड़ दिया, फिर से इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, और फिर से, अच्छा एक सेकेंड, फिर से इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया। एक नोटिस किया, यहां पे भी इंटीग्रेशन किया है, यहां पे भी इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड फंक्शन का हुआ है, लेकिन इस सिंबल का क्या काम, तुमने ये कर लिया, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करना है, दैट्स व्हाई यूज अ डिफरेंट कलर। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका फॉलो हो जाता है। एग्जांपल, यस एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल।
मान लीजिए मैंने आपसे बोला x e की पावर x को इंटीग्रेट करो, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, जो भी आंसर आया उसका इंटीग्रेशन। समझे बच्चा पार्टी? अब यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन फिर से e की पावर x होता है, और ये सिंपलीफाई होने के बाद वो dx लगा था, मुझे फिर से इसको इंटीग्रेट करना है। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा मुझे मिलेगा x की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x एंड प्लस में c। दैट इज माय आंसर। अब आपके मन में एक सवाल बहुत ही वाजिब आना चाहिए, सर इसको क्यों नहीं फर्स्ट फंक्शन लिया? तो उसका जवाब है आईलेट। नहीं, आई डोंट लेट, आईलेट प्रॉपर्टी का नाम है जो बताता है कि आपको किस ऑर्डर में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेना है। जो इस ऑर्डर में सबसे ऊपर होता है उसको फर्स्ट लेते हैं, वरना सेकंड लेते हैं। जनरली आप में e की पावर x के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो e की पावर x या एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड, दोनों साथ में, तो एल्जेब्रिक ऊपर है तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो ये I स्टैंड्स फॉर इनवर्स, L स्टैंड्स फॉर लॉग, A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रा, T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्री, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट्स। जो आपके सामने है ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन था, ये एक एक्सपोनेंट फंक्शन था। इन दोनों में से आइलेट में पहले कौन आता है? एल्जेब्रिक आता है, तो ए को फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो ई वैसे भी कभी नहीं हो सकता सेकंड फंक्शन, या तो लॉग होगा या तो एक्स वाला फंक्शन होगा। तो दैट्स हाउ यू सॉल्व इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्लीज रिमेंबर दिस, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, जो भी आंसर आया उस पूरे का इंटीग्रेशन। दैट्स इट। एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा डिफरेंट है, e की पावर 2x लगा दिया, तो व्हाट्स डिफरेंस इट कुड मेक? यू वांट टू ट्राई इट योरसेल्फ, देन सी द सॉल्यूशन। इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट से। तो आपको सिंबल लगाना है, x e की पावर 2x dx लिखना है। सबसे पहले तो ये करो, अज्यूम करो इसको पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन। क्या बताया था? पहले को रोकना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन लगा के द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, और जो आंसर आएगा उस पूरे का आपको वापस से इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से मिल जाएगा x इंटू ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। ये 2 डिवाइड क्यों होता है? x के साथ जो भी नंबर लगा होता है वो आगे आके डिवाइड हो ही जाता है। माइनस साइन लगाएंगे, ये गायब हो गया, इसको इंटीग्रेट किया तो e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 मिलेगा, उसको मैं बाहर लिख लेता हूं, और मुझे वापस से इसको इंटीग्रेट करना है इसकी वजह से। फिर आपको मिल जाएगा x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 तो था ही, साथ साथ e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 एक और आएगा, और फाइनली c लिखना है। सो योर फाइनल आंसर विल बी x इंटू e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस में c, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से आपको इसको इंटीग्रेट करना था। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट log x के इंटीग्रेशन पे। log x का इंटीग्रेशन एज अ फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, बट वी मेक इट एज अ फॉर्मूला इसको इंटीग्रेट करके। अब log x जब आप लिखते हो आइलेट के अकॉर्डिंग, l सबसे पहले आता है। इनवर्स फंक्शंस तो आपके में वैसे भी नहीं है, लेकिन l सबसे पहले आता है। सो l को मतलब log को हमको फर्स्ट फंक्शन ले लेना है। तो सर सेकंड फंक्शन क्या होगा? log को अगर फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे तो सेकंड फंक्शन क्या होगा? सो आई कैन रीराइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब किसी में भी आप 1 को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते थे। तो ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है आपका सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है? द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस साइन द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड अगेन द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। इस पूरे में वापस से आपको इंटीग्रेट करना था। तो ये मिल जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, इधर से आएगा log x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, एंड ये वापस से इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। इसको सिंप्लीफाई करके ये मिलेगा x x कट गया, आपके पास आंसर आएगा x log x माइनस में x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस में c। इन दोनों में आप x कॉमन ले सकते हो, एंड यू कैन राइट log x माइनस 1 प्लस में c। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर आपका ये होने वाला है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इससे होगा क्या, जब आपको इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे x log x माइनस 1 को, तो आपको एग्जैक्टली log x मिल जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो दिस इज हाउ
दिस बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन वर्क्स। फिर आते हैं बाय पार्ट्स का ही एक स्पेशल टाइप। वो स्पेशल टाइप ये कहता है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और उसमें e की पावर x मौजूद है और आप लिखना चाहते हो fx प्लस f डैश x, आप ये काम कर रहे हो fx प्लस f डैश x dx। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ पे जो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव मौजूद है, सो आपको डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे आंसर लिख देना है e की पावर fx प्लस c, दैट्स इट। ये होता है स्पेशल टाइप। जरूरी क्या है इसमें, बाहर की तरफ e की पावर x लगा होना जरूरी है, अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद होना जरूरी है, नहीं है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे इस सवाल को देखो, e की पावर x बाहर लगा है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा है, अंदर है x स्क्वायर और 2x, इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो e की पावर x x स्क्वायर प्लस c आएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बात समझ में आई बच्चों, किस तरीके से हम लोग डायरेक्टली इसको करते हैं। अब सर ऐसा होता क्यों है, क्यों दिस एग्जिस्ट, आपको क्या करना है, अगर ये 1 नंबर का है तो ये करना है, लेकिन अगर ये ज्यादा मार्क्स का आ गया, मतलब कि व्हाट इफ ये 2-3 नंबर का आ गया, तब आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। तो व्हाट विल बी दो स्टेप्स, तो आप इंटीग्रेशन लगाओगे e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx, हम इसको अलग अलग कर लेंगे, और प्लस साइन के साथ e की पावर x और 2x एंड dx। जो डेरिवेटिव था उसको छोड़ दो, इसके साथ हम काम करते हैं। मेन जो फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है आपको आइडेंटिफाई देखो तब भी करना पड़ेगा, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस द डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और यहां पे जो भी आंसर आता, व्हाटएवर द आंसर इज, उसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो। फिर प्लस साइन लगा के e की पावर x 2x dx, इसको यहाँ पे छाप दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा e की पावर x x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, ये क्या है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये जो बाहर dx लगा था ये लगाएंगे। फिर प्लस साइन के साथ भी सेम चीज, e की पावर x 2x एंड dx। तुम देख रहे हो दोनों चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो फाइनल आंसर विल बी e की पावर x x स्क्वायर प्लस में c, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है। शॉर्टकट मैंने बता ही दिया है, जो भी आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखेगा, आंसर में सिर्फ फंक्शन आएगा और e की पावर x आएगा, दैट्स इट। ये स्पेशल टाइप का जिसमें सवाल जनरली बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं एकदम नई चीज की तरफ, विच इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है कि अभी तक आप जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो एक जनरलाइज फॉर्मूला था, वो एक जनरलाइज नोटेशन था, लेकिन ए डेफिनेट इंटीग्रल में हमको एक डेफिनेट आंसर मिलता है। और मजे की बात यह है कि कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं मिलता। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हो तो उस बात का हमको ध्यान देना होता है बच्चों कि डेफिनेट इंटीग्रल में हो क्या रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन का समझाया था, डिफरेंशिएशन में हम स्लोप निकालते हैं किसी भी टैंजेंट का, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एरिया निकालते हैं अंडर द कर्व। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तुम एरिया अंडर द कर्व से डिफाइन कर सकते हो। तो इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx करके, और उसको उसमें हमें एरिया कैलकुलेट करना है फ्रॉम सर्टेन पॉइंट ए टू सर्टेन पॉइंट बी, ए से लेके बी तक का मुझे यहां तक एरिया कैलकुलेट करना है। सो एवरीथिंग विच इज इनसाइड दिस कर्व मुझे उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान होती है अगर ये एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब शेप्स होते। बट अगर स्टैंडर्ड शेप है ही नहीं तो कैसे कैलकुलेट करोगे। मैं कहता हूँ लो भाई, एक सड़क पे पड़ा पत्थर मिल गया, इसका एरिया कैलकुलेट करो, करके बताओ, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे क्योंकि सर्कल है। लेकिन अगर मैं उसको एक ग्राफ पे प्लॉट करूं तब बढ़िया आराम से आप एरिया प्लॉट कर सकते हो। इफ आई जस्ट प्लॉट इट लाइक दिस, मैं इसका एरिया आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, बस मुझे उसको नोटेशन देना पड़ेगा, उसका एक जनरल फंक्शन बनाना पड़ेगा, एंड आई कैन कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। यही कॉन्सेप्ट का यूज होता है कंज्यूमर सरप्लस में एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में। क्या ये बात सबको समझ आई बच्चों, अच्छे से एकदम। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम करते हैं ऐसे, लिखते हैं भाई a से b में जो भी फंक्शन था, और फंक्शन जनरली वो कर्व होता है, उसके नीचे जो एरिया है वो कैलकुलेट होता है। रिमेंबर दिस, a से b वो पॉइंट्स हैं जिसके अराउंड तुम एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हो। इस केस में a से b है और यहाँ पे आएगा dx, ठीक है। अब तुम कहते सर मुझे ये एरिया चाहिए नहीं, मुझे यहां से एरिया चाहिए, इतना
मुझे ये एरिया चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप पूरा कैलकुलेट, आपको पूरा, जब आप ए टू बी करोगे तो एरिया तो पूरा ही आएगा, उससे इस रेक्टेंगल को माइनस कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व थिंग्स फ्रॉम मूविंग ऑन। तो डिफरेंट कैसे है दोनों में, क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, फॉर्मुलेस क्या है, एक्चुअल में फॉर्मुले सब सेम है, कोई डिफरेंट फॉर्मुला है ही नहीं इसके लिए, कोई डिफरेंट फॉर्मुला नहीं एग्जिस्ट करता। जो आप इंडेफिनेट में फॉर्मुलेस पढ़ते हो वही डेफिनेट में पढ़ते हो, फॉर्मुलेस में कोई फर्क नहीं है। प्रॉपर्टीज होती थी बट प्रॉपर्टीज गुड फॉर यू कोर्स में नहीं है यार, प्रॉपर्टीज में तो सरदर्दी नहीं लेना, आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन को करना है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा कि देखो मुझे एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका एरिया कैलकुलेट मतलब ये करना है, और एरिया है 2 से लेके 3 तक, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स क्यूब बाई 3, और अब प्लस सी नहीं लिखेंगे, हम प्लस सी जनरली लिखते थे, बट अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट था, ये तो आंसर ही कांस्टेंट में आएगा। व्हाट विल राइट, तुम ऐसे ब्रैकेट बनाओगे, दोनों तरफ बना सकते हो, यहां लिखोगे 2 से लेके 3 तक का, 2 से लेके 3 तक का हमको इंटीग्रेशन करना है। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू पहले उसको रख देंगे, मतलब कि 3 क्यूब बाई 3, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, इसको रख दिया एक बार, फिर माइनस साइन लगाना है, रिमेंबर टू यूज अ माइनस साइन, फिर ये जो नीचे वाला नंबर उसको रख देंगे, तो 2 क्यूब बाई 3 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 27 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, आंसर आएगा 19 बाई 3। ये क्या बता रहा है, आपको एरिया बता रहा है उस पर्टिकुलर कर्व के अंडर, समझे बच्चा पार्टी। तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि होता क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन और करना क्या है। नॉर्मल जो हमने इनडेफिनेट के फॉर्म में पढ़े, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लस सी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, एक्स की जगह पे बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। और अगर जनरलाइजेशन की आप बात करते हो तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो आपको ऑब्वियसली कैपिटल एफ मिलता है, रिमेंबर स्मॉल एफ से कैपिटल एक्स मिलेगा, और यहाँ पे ए और बी लिखोगे। इसका मीनिंग ये होता है कि आप पहले अपर लिमिट रखोगे, उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर दोगे, कहां पे, एक्स की जगह पे रख के, एंड दिस विल बी योर आंसर। ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता क्योंकि एसेंशियली आप एरिया को कैलकुलेट कर रहे हो, बट दिस इज द होल थिंग, ये पूरा कंसेप्ट है एरिया फंक्शन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब इसकी कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहता है, अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, रिमेंबर दिस शुड बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसा ना हो कि देखो तुमने ये बनाया, ये फंक्शन था, टूटा यहां से शुरू हुआ फिर टूटा यहां से शुरू हुआ, ये इसका एरिया आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इट शुड बी अ कंटिन्यूअस एंड इट शुड बी अ फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहता है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, कि अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो कैपिटल एफ आता है, और बी से ए, बी मतलब अपर लिमिट माइनस दी लोअर लिमिट, एक्स की जगह पे हम रखते हैं, एंड द फंक्शन नीड्स टू बी कंटिन्यूअस इन ए टू बी। फर्दर इट एनी एंटी डेरिवेटिव वर्क्स इफ वी टेक द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस सी, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विल स्टिल टर्न आउट टू बी एफ बी माइनस ए। यस, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई कांस्टेंट भी लेते, अगर एफ एक्स प्लस सी भी करते, तो सी तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, वो तो माइनस हो ही जाएगा। तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू राइट कि अपर लिमिट एक्स की जगह फिर माइनस करके लोअर लिमिट एक्स की जगह, ये फॉर्मूला है। इसमें सवाल करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। आजा भाई आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू पॉज, लाइक ट्राई टू सॉल्व देम बाय पॉजिंग द वीडियो, एंड उसके बाद आप सोल्यूशन देखोगे तो समझ में आएगा अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, 6 डेफिनेट इंटीग्रेशन है, हर टाइप का मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी इसके अंदर फेस ना करनी पड़े। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है एक्स क्यूब 0 से 3 इंटीग्रेशन, तो आपको मालूम है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन सर एक्स क्यूब 4/4 होता है, जो पावर नीचे वही नंबर, फिर यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट लगाना प्रेफर करता हूँ, आप जैसे भी लगाना चाहो, 0 से 3। अगर मैं इसमें 3 रखता हूँ मुझे मिलता है 3 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4/4, बस दैट्स इट। 3 की पावर 4 होता है 81/4 माइनस 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। जनरली ये स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, बट अभी आपको स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखना, बस सिर्फ 81/4 लिखना है, काम खत्म। इजी, इजी ना, पहला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बोला है 1/रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या नहीं करेंगे वो समझा देता हूँ। आप इसको ना ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है भाई इसका। आपको लिखना है dx रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रिमेंबर, कुछ याद आ रहा है, 0 से 1 का करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला था सर, याद नहीं आ रहा कुछ, तो अगर आपके पास लिखा है ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन dx
डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट शुड बी एक लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद आया कुछ? अब याद आ गया होगा। और क्योंकि ये इनडेफिनेट था आप प्लस सी लगाओगे, लेकिन जब डेफिनेट होगा प्लस सी नहीं लगाओगे। अगर मैं यहाँ पे सेम चीज देखूंगा ना, तो लॉग ऑफ मॉड में x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्योंकि सेम वैल्यू लिखनी होती है और लिमिट्स लगा दूंगा। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से 1। तो जब मैं 1 रखूंगा तो क्या होगा? 1 रखने पे ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, लॉग के अंदर नहीं बाहर। लॉग ऑफ 0 प्लस रूट 1 यानी कि लॉग 1। 0 प्लस 1 1 ही होता है, तो ओवरऑल लॉग 1 0 हो जाता है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1, एंड दैट इज योर आंसर। बात समझ में आई? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने का, फिर लिमिट्स रखनी है और कुछ भी नहीं करना। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, विच इज दिस वन। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो रहा है, देख रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको याद है करना, अभी हमने सीखा था जस्ट थोड़ी देर पहले ही, कोई पुरानी वीडियोस में तो नहीं, इसी वीडियो में सीखा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम अज्यूम करेंगे, हम लिखेंगे लेट। अभी ऊपर लिमिट्स में कोई खेल नहीं है। x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, इट शुड बी a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 4। यही तो करोगे। फिर आप क्या लिखते थे? x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। फिर क्या करते थे? हम करते थे पुट x इज इक्वल्स टू, एक बार -4 कर दिया और पुट x इज इक्वल्स टू -1 कर दिया। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है। एक बार जब -4 करोगे, इधर मिल जाएगा 0 इंटू a, या a इंटू 0 लिख लो, प्लस b इंटू -4 प्लस 1 -3। तो आपको ओवरऑल b कितना मिल गया? b मिल गया 4/3 पॉजिटिव का। यहाँ पे जब x को -1 रखा तो -1 मिलेगा, और यहाँ पे a इंटू पॉजिटिव 3। बहुत बढ़िया। तो b कितना? वो तो 0 हो जाएगा, b इंटू 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो a की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -1/3। तो 4/3 एंड -1/3, इट्स व्हाट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, अब इसको वापस इसमें रख के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, अभी लिमिट नहीं रख रहा, आखिरी में लिमिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लिखोगे माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। इधर लगा देंगे dx, लिमिट लिखना, आप लिख सकते हो लिमिट यहाँ पे, इट शुड बी फ्रॉम 1 to 4। अब जब लिमिट सिंप्लीफाई करेंगे तुमको मिलेगा 1/3 log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, प्लस साइन लगाएंगे, 4/3 log ऑफ x प्लस 4। अब क्या करना है? हमें वैल्यूज रखनी है। कौन सी? 1 से लेके 4 तक की वैल्यूज। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? पहले अपर लिमिट रखेंगे। जब अपर लिमिट रखोगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 1/3 log ऑफ 5। जब हमने 4 रखा तो log 5 मिलेगा, प्लस 4/3 log ऑफ 8। ये मेरे को अपर लिमिट रखने पे मिला। फिर लगाऊंगा माइनस साइन। जब मैंने माइनस साइन लगा के 1 रखा तो मुझे मिलेगा -1/3 log ऑफ 2 प्लस में 4/3 log ऑफ कितना? 1 plus 4 5। This is what I'll be getting by putting the upper limit first, then the lower limit. यहां से आ जाएगा -1/3 log 5 प्लस 4/3 log 8। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, डोंट वरी, प्लस 1/3 log 2 एंड प्लस में 4/3, सॉरी माइनस में 4/3 log 5। अब log 5 दोनों माइनस में थे, -1/3 -4/3, तो तुम्हें मिल जाएगा माइनस का 5/3 log का 5। प्लस में देखते हैं इसको, देखो 8 को मैं लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से समझना, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब। 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब। ये जो 3 हो गए उठ के आगे आ जाएगा, तो तुमको मिल जाएगा 12/3 log 2 प्लस 1/3 log 2। ये क्यों कर रहा हूं ऐसे? क्योंकि log 2 था तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 5/3 log 5 प्लस का 13, क्योंकि 12/3 1/3 13/3 log 2। यू कैन जस्ट लीव इट राइट हियर एंड दिस विल बी योर आंसर। जितना भी वियर्ड आंसर लगे, बट इट्स द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। यह है x स्क्वायर प्लस 4x का, इसका आपको अब इंटीग्रेशन करना है। x स्क्वायर प्लस 4x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, करेक्ट। स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ x प्लस 4 होता, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, वो किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में करना क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन मैंने ना इस वन शॉट में नहीं बताया है, लेकिन मैंने कंप्लीट वीडियो में बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है।
करना होता है ये हमको कि भाई इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा सर? ये बनेगा, मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका आधा करके स्क्वायर करके उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपने ये किया, क्या आपका क्वेश्चन कहीं से बदला? आप खुद बताइए, क्या आपका क्वेश्चन कहीं से बदला? नहीं बदला। अभी भी वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x था, अभी भी वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, पहले भी था अभी भी है। तो हुआ क्या सर? क्यों करना? इसलिए करना है कि इतने को देखोगे तो तुम्हें x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और माइनस इसको देखोगे तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। अगेन यू सिंप्लीफाई, यू विल गेट द सेम थिंग। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 dx। अब ये मिमिक करेगा लाइक दिस, भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इसको मैंने आपको बताया था क्या होता है, x बाई 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कर देंगे, कोई बात नहीं, माइनस है तो माइनस कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर, इसको भी माइनस कर देते हैं, और माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस, यहाँ प्लस आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट, यही तो मिलता है। फॉर्मूलेज याद हैं तो कुछ भी आप कर सकते हो। तो आप जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह मैं ये लिखूंगा, और बेटर बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है क्या? ये पूरा यही तो लिखा है, कुछ और तो है नहीं। हमें ये ऐसे लिखने की जरूरत क्यों थी? मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। The only reason to write this is to find the value of this a, because यहाँ पे a का यूज है, नहीं होता मैं ना लिखता। लेकिन जहां जहां x होगा, देखो जैसे यहाँ पे x है तो उस x की जगह पे मुझे ये x प्लस 2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे समझो। तो व्हाट यू विल बी राइटिंग, आप लिखोगे x प्लस 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही है, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा था ना, तो वाई नॉट डायरेक्टली राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2, x बाय 2 था। फिर माइनस साइन लगाएंगे ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि इसका स्क्वायर 4 बाय 2 लॉग ऑफ x की जगह पे, इस x की जगह पे तुमको x प्लस 2 मिलना है, बस इतना भाई याद रखना। जहां जहां x लिख रहे हो उस जगह x प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि ये x नहीं x प्लस 2 लिखा था तुमने, x प्लस 2 लिखा, फिर प्लस साइन लगा के अगेन द सेम थिंग विच वाज x स्क्वायर प्लस 4x एंड यू आर डन। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिमिट्स लगाएंगे, कहां से कहां तक सर? 0 से लेके 2 तक लगाएंगे। जब आप इसमें लिमिट्स लगाओगे, इस फॉर्मूले को मैं हटा देता हूं, इस फॉर्मूले का मेरे को नीड नहीं है। जब आप इसमें लिमिट्स रखाओगे, जैसे 2 रखा आपने, जैसे आपने 2 रखा तो 2 प्लस 2 आपको मिल जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 रूट 12 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, माइनस साइन 2 टाइम्स लॉग, क्योंकि 2 से ये कैंसिल होके 2 बचा, log of x plus 2 अगेन log of 4 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है रूट 12 ही तो आएगा, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 2 8, 8 प्लस 4 12, तो रूट पे 12 मिल जाएगा एंड दैट्स इट। ये वैल्यू मिल गई। ये हमने अपर लिमिट रखी, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, 0 रखोगे। जब आप 0 रखोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज डन, वो तो 0 हो गया। फिर माइनस साइन लगाएंगे 2 टाइम्स लॉग 0 प्लस 2 which is just 2, क्योंकि प्लस 2 तो था ही, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, मल्टीप्लाइंग बाय 0 विल गेट यू 0, बट यहाँ पे प्लस में 2 प्लस 0 तो log 2 हो जाएगा एंड दैट्स इट। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ से कट के आपको मिल जाएगा 2 रूट 12 माइनस में ये 2 log समथिंग, ये भी 2 log समथिंग, और ये प्लस है, ये माइनस था, ये माइनस था, प्लस हो जाएगा। सो कैन आई राइट 2 टाइम्स ब्रैकेट में log कॉमन, मतलब log था तो 4 प्लस रूट 12 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि प्लस साइन आ गया ना, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 4 प्लस रूट 12 दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय 2। ये मेरा फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 रूट 12 माइनस 2 लॉग 8 प्लस 2 रूट 12 एंड दैट्स योर आंसर। तो आंसर वियर्ड जरूर दिखता है, बट यही सही आंसर भी है and you are done, you're good to go. okay, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। x e की पावर x, हमने इसका इंटीग्रेशन अभी देखा था, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना था, इसको सेकंड मानना था। x e की पावर x dx माइनस द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, आंसर का इंटीग्रेशन एंड दैट्स इट। यहां से आ जाएगा x इंटू e की पावर x माइनस में ये हो जाएगा 1 अगेन e की पावर x प्लस, मतलब फाइनल आंसर तो यही आता है, बट प्लस c नहीं होगा यहाँ पे प्लस c तो नहीं लिखना था, क्या लिखना है
हमको 0 1 लेना है, 0 से 1। जब आपने 1 रखा तो 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 आ जाएगा। जब आपने 0 रखा माइनस साइन लगा के तो 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। यहाँ से आपको ई की पावर 1 मतलब ई माइनस ई मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 0 माइनस 1, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ई से ई कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था। इसको कैसे करना है, इसको भाई कैसे करना है, पहले तो डिवाइड करना है, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे मैं इसको कर दे रहा हूँ डेफिनेट, इसको आपको कंप्लीट करना है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। मैं इसको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि करना क्या है। इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि पावर्स ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। ये इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, डिवीजन जरूरी है करना। तो इधर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो नीचे लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे 1 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होके 3x माइनस 2 आ जाएगा। सो नाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जो क्वेश्चन था 1 प्लस जो रिमाइंडर था 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय द होल थिंग, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। तो इसका 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x माइनस 2। इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। और रिमेंबर टू राइट द लिमिट्स, यहाँ पे लिमिट क्या होगी 3 से 5, यहाँ पे लिमिट 3 से 5, जिसको सिंप्लीफाई कर लिया उसको सिंप्लीफाई कर लेना एंड यू गेट द आंसर। तो इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी सॉल्व कर पाओगे। फिर आते हैं ऐसे क्वेश्चन जहां पे हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऑलमोस्ट देयर, खत्म होने वाला है, बस हमारा लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझना है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लमैटिक क्रिएचर है वहां पे उसको टी ले लेना है, ठीक है, और कुछ भी ज्यादा नहीं, सिर्फ टी ले लो। जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 को टी ले लिया, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3x स्क्वायर डी एक्स एज डी टी। अब मैं ये कह सकता हूँ मुझे dx चेंज करना था, तो मैं लिख दूंगा dt बाय 3x स्क्वायर। ये करने का लॉजिक ये होता है बेटा कि अगर आप dx देखो तुम चेंज करोगे, मैं लिमिट्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर लिमिट्स रख लिमिट्स यहाँ पे भी चेंज होंगी। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन करने को, पहला मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ जो इजी है आपके लिए। आप लिखोगे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 1 को आपने t लिया था, dx को आपने लिया dt बाय 3x स्क्वायर। बट डोंट फॉरगेट इट कि तुम्हारे पास एक x स्क्वायर स्टार्टिंग में भी था, तुम्हारे पास एक एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में भी तो था, तो इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से काट दोगे, सिर्फ टी और dt में सवाल बन जाएगा। बस इतना बात को तुमने ध्यान में रख लिया तो आराम से काम हो जाएगा। ये जो 1/3 है इसको हमने बाहर रखा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है एंड राइट dt। अब 1/2 का मतलब यहाँ पे मिल जाएगा 1/3 t की पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। और प्लस में c नहीं लिखना, बस क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि c का कोई रूल नहीं है, और मैं अभी कोई वैल्यू भी नहीं लिख रहा। इसको बना देंगे हम 2/9 t की पावर 3/2। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट सवाल तो था ही नहीं ना t पे, सवाल x में था और आपकी लिमिट्स भी x में थी। तो अगर आपने लिमिट चेंज नहीं करी, उसको वापस x में कन्वर्ट कर लो, तो आपको मिल जाएगा 2/9 t की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 1 इसकी पावर 3/2। नाउ राइट द लिमिट्स, और लिमिट्स आपको नंबर्स पे नहीं लगानी होती, लिमिट्स आपको खाली इस पे लगानी है, इस पे लिमिट लगानी है। तो -1 से 1, तो द मोमेंट यू पुट 1, द मोमेंट यू पुट 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 विल गिव यू 2, एक्स क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, 1 प्लस 1 विल गिव यू अ 2, और 2 की पावर 3/2, तो 2/9 बाहर था, यहाँ पे मिल जाएगा 2 की पावर 3/2, और माइनस साइन लगाओगे, जैसे ही -1 रखा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, उसकी कोई भी पावर रख दो। अब 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 8 का रूट, यानी कि 2√2, इसका मतलब होता है 2√2। तो आपको मिल जाएगा 2/9 इंटू 2√2। So final answer is 4√2 divided by 9. That is the final answer. This is one way to go about these questions. एक तरीका और है, वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ। क्या तरीका है वो देखो, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये डायरेक्ट तरीका है, आपको यही वाला यूज भी करना है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे वैसे ही सब्स्टिट्यूशन करना है। लेकिन कभी भी लिमिट्स चेंज करने की बात करी जाए तो आपको इंटीग्रेशन को बारीकी से समझने के लिए जरूरी है वो चीज समझना, ठीक है। तो क्या करना है वो दिखाते हैं। तो हमने देखो यहां तक जो काम किया, एवरीथिंग व्हाट वी डिड वी विल डू एग्जैक्टली लाइक दैट, बस ये नहीं करेंगे। देखो हर चीज सेम, आंसर याद रखना 4√2 डिवाइड बाय 9 था,
एवरीथिंग आई वाज डूइंग आई विल डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। कोई डिफरेंस क्या दिखा आपको? नहीं दिखा, लेकिन एक डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? इस लाइन से डिफरेंस, यहां से ये भी सब सेम रहेगा, बस आपको लिमिट्स चेंज करनी है। तो आपको बोलना है सर जब x ना 1 था तब t कितना होगा? अगर x को मैं 1 रख दूं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो t को मैं 2 बोलूंगा। अगर मैं x को 1 बोलूंगा तो उस समय t 2 होगा। और जब when x is equals to -1 उस समय t 0 हो जाएगा। तो आपने किया क्या? आपने लिमिट्स को चेंज किया। आपने विथ रिस्पेक्ट टू t लिमिट्स को चेंज कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ नॉट राइटिंग द लिमिट्स, आप यहां से 0 से 2 लिख सकते थे। आप यहाँ पे 0 से 2 लिख सकते थे, यहाँ पे भी 0 से 2। तो जो 0 से 2 लिख रहे हो तो ये 0 2 हो जाएगा। नाउ 2/9 जब आपने 2 रखा, इट बिकम्स 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। करेक्ट। अब एग्जैक्टली देखो 2 की पावर 3/2 कितना होता है? 2√2 to 2 into 2√2 divided by 9। So the final answer is 4√2/9। एग्जैक्टली द सेम आंसर बच्चों। कोई डिफरेंस है? नहीं है। बस इस तरीके से आपको करना था। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। द नेक्स्ट टॉपिक इज द कंज्यूमर सरप्लस। क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? ये चीज को समझने के लिए हमको डिमांड फंक्शन समझना पड़ेगा। अब सब कॉमर्स के होंगे, मोस्ट ऑफ यू विल बी ऑफ कॉमर्स एंड अप्लाइड, मैं जनरली कॉमर्स के बच्चे ही लेते हैं। तो भाई कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और ये हमारा है आखिरी टॉपिक, लेकिन यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबने डिमांड कर्व तो देखा होगा। कैसा दिखता है डिमांड कर्व? डिमांड कर्व कुछ आपका ऐसा दिखता है ना, जैसे नीचे की तरफ जाता है, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। दिस इज योर डिमांड कर्व, करेक्ट। जैसे आपका प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी लोग कम लेते हैं, प्राइस आप गिराते हो, क्वांटिटी इंक्रीज होती है। जनरली हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिखते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस लिखते हैं। दिस इज नोन एज द डिमांड कर्व। ठीक है। अब कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पे मैं सामान बेचना चाहता हूं और खरीदने को बंदा तैयार है ना? बात ये समझो। तो मान लीजिए एक पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट को हम इस पे बोलते हैं दिस इज x नॉट, और इस पे बोलते हैं दिस इज p नॉट। ठीक है। x नॉट और p नॉट का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो कंज्यूमर सरप्लस है क्या? जिस प्राइस पे तुम चीज को परचेस करते हो, जितनी क्वांटिटी परचेस करते हो, तो p नॉट इंटू एक्स नॉट। उसके अलावा तुम सोच के आए थे मैं इतना प्राइस देने को तैयार हूं, या ऐसा सोच लो कि भाई जिस पे मैं परचेस कर रहा हूं जो क्वांटिटी है, उससे पहले भी प्राइस था, उसके बाद का भी प्राइस है, लेकिन ये एक आइडियल प्राइस है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। करेक्ट भाई, है कि नहीं? तो आपको करना क्या होता है, आपको ये देखना होता है द एरिया अंडर द डिमांड कर्व इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस। अब ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस। इसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बहुत अच्छे से समझाया, क्लियर है? दिस एरिया इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। ये डिमांड फंक्शन था, दिस इज द डिमांड फंक्शन। तो इसको हम नोट भी करते हैं पीडी से, पीडी डिमांड फंक्शन, पीडी लिख देते हैं। ठीक है, डिमांड फंक्शन। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया अंडर द कर्व। तो कंज्यूमर सरप्लस को मैं क्या बोलूंगा? कंज्यूमर सरप्लस एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो जीरो से लेके, जो क्वांटिटी जीरो है, एक सेकेंड, जो जीरो से लेके एक्स नॉट तक क्वांटिटी जाती है। ठीक है। जीरो से लेके एक्स नॉट की क्वांटिटी है, तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं जीरो से लेके एक्स नॉट तक का, यहां से लेके यहां तक का मैं पूरा एरिया निकाल रहा हूं। लेकिन उस एरिया के निकालने में मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ ऊपर वाला एरिया चाहिए जो इस स्क्वायर के ऊपर या इस रेक्टेंगल के ऊपर है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इंटीग्रेट तो जीरो से एक्स नॉट तक करूंगा, और इंटीग्रेट किसको करूंगा? इस कर्व को करूंगा। एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना। तो पी डी द डिमांड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, क्योंकि आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, इसमें मैं माइनस कर दूंगा इस रेक्टेंगल को। भाई देखो ये पूरा एरिया था। जैसे कि एग्जांपल समझो, अगर मेरे को बोला जाए कि बेटा ये निकालो, देखो सर्कल है और मैं इस रेक्टेंगल को नाउ फाइंड द शेडेड रीजन, फाइंड द शेडेड रीजन। तुम क्या करोगे? सर्कल के टोटल एरिया से रेक्टेंगल माइनस करोगे कि नहीं करोगे? तो यहां पे भी इस पूरे एरिया से इस पॉइंट तक का पूरा एरिया लेके मैं ये माइनस कर दूंगा ना भाई, माइनस हो गया, ये बचा। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? डिमांड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन किया तुमने एक्स नॉट तक, उसमें से आप ये पी नॉट एक्स नॉट को माइनस कर दो, खत्म। यही है कंज्यूमर सरप्लस और कुछ भी नहीं। ठीक है। द एरिया अंडर दिस कर्व इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस। डिमांड कर्व जनरली ऐसे ही दिखता है, सबको पता है।
तो इंटीग्रेशन करेंगे डिमांड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पी नॉट एक्स नॉट। पी नॉट एक्स नॉट क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना आपको बस लेके समझ के चलना है, वन शॉट है। बाकी डिटेल समझना है तो भाई पूरा डेडिकेटेड आधे घंटे का वीडियो यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, बल्कि ज्यादा कहिए मुझे याद नहीं है लेकिन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया से एक एक क्वेश्चन मैंने उसमें कराया हुआ है आपको। जैसे फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस फॉर द डिमांड फंक्शन P इज इक्वल्स टू दिस व्हेन P नॉट इक्वल्स टू 19। अब देखो हमें करना ये है कि भाई ऐसा डिमांड फंक्शन है अपने पास P इक्वल्स टू दिस, तो हम PD लिखते हैं। जनरली क्या लिखते हैं? PD इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डिमांड फंक्शन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, P की कोई वैल्यू मिलेगी, करेक्ट? कोई एक्स की वैल्यू रखोगे आपको P की वैल्यू मिलेगी। व्हेन x is equals to x naught, the price is equals to P naught। जब आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करते हो तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिलता है। तो इस केस में अगर मैं x नॉट रख दूं, मतलब कि 25 माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, ये एक्स नॉट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, नथिंग एल्स। ये पी नॉट मिल जाएगा। नॉट बोलने NAUGHT नॉट होता है, NOT नॉट नहीं। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस। अब बोला है पी नॉट की वैल्यू 19 है, बोला ना, देखो सामने लिखा 19 है, इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले चलेंगे, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट, और 25 माइनस करोगे तो माइनस का 6 आएगा इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस का 3x नॉट प्लस का 2x नॉट एंड माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सिंप्लीफाइंग इट, x नॉट माइनस 3 एंड x नॉट प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया। अब ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव क्वांटिटी तो हो नहीं सकती, यानी कि दिस इंप्लाइज, इससे मुझे क्या पता चला कि जो x नॉट होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि x नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कहीं से। तो ये निकालना जरूरी था कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। हो सकता था आपको x नॉट दिया होता, p नॉट निकालना पड़ता, बट यू हैव टू फाइंड दी x नॉट एंड p नॉट, मतलब x0 p0 आपको निकालना ही निकालना है। क्यों निकालना है? इक्विलिब्रियम प्राइस यार, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब समझ में आ गया? नाउ आई एम सेइंग कि जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेके x नॉट का। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर से। मैं डिमांड फंक्शन इन जनरल लिखता हूं विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस p नॉट x नॉट, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये तो लिखते हैं px, दोनों में px है। तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 3, इसीलिए डेफिनेट पढ़ाया गया तुमको। पीडी का मतलब दिस फंक्शन 25 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट। अब पी नॉट कितना था भाई? 19 था ना, 19 आ गया यहाँ, था 19 into 3, बस इतना कर लो। अब तुमने ये कर लिया, आपको मिल जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, राइट? और यहाँ पे 0 से 3 माइनस 57। अब जब 0 ऑब्वियसली जब 3 रखोगे तुमको मिल जाएगा 75 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस का 27 बाई 2, राइट? 3 क्यूब बाई 3। तो आपको वैल्यूज रखनी थी, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई कैंसिल होके कितना आएगा? 9 आएगा। और 0 रखोगे तो वैसे भी 0 आ रहा है। 75 माइनस 57, 75 माइनस 9 बाई 2 माइनस 9 एंड 57। अब 75 में से अगर आप 9 हटा दोगे तो आपको 66 मिल जाएगा। 66 में से 57 हटा दोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। 9 माइनस 9 बाई 2, तो यहां से 9 माइनस 9 बाई 2 आपको 9 बाई 2 आंसर देता है। दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। तो बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस समझ में आ गया बिना किसी दिक्कत के। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में जैसे अभी तक हम डिमांड फंक्शन का यहाँ पे यूज कर रहे थे, अब हम सप्लाई फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपने बनाया, एक कर्व बनाते हैं, ठीक है? दिस इज अ कर्व, कुछ इस तरीके का आपका सप्लाई कर्व बनता है। दिस इज अ सप्लाई कर्व, और थोड़ा सा फ्लैटन कर देते हैं। ओके, दिस इज योर सप्लाई कर्व। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी होती है, यहाँ पे आपका प्राइस होता है। अब जैसे कि मार्केट में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता रहता है, एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि मैं और ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करूं ताकि मेरा फायदा होगा। सो एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, द क्वांटिटी, द प्रोडक्शन क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस का और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का, ठीक है? यहाँ पे ये x नॉट कहलाएगा, ये p नॉट कहलाएगा। तो सर प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? देखो, अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो इस p नॉट प्राइस से कम में बेचे, इस p नॉट प्राइस से कम में बेचने को रेडी हो, लेकिन जो सप्लाई है उसके ऊपर हो, है ना? जो सप्लाई है उसके ऊपर हो, तो जो बेनिफिट होगा उस प्रोड्यूसर को, उसी को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। जो बेनिफिट होता है प्रोड्यूसर को, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? द प्रोड्यूसर सरप्लस।
करेक्ट, ये होता है प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया। इसी एरिया को आपको कैलकुलेट करना होता है, बट हाउ टू कैलकुलेट दिस एरिया, ये कैलकुलेशन होती कैसे है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, मुझे मालूम है मेरा ये सप्लाई कर्व है, वी कॉल इट एज अ सप्लाई कर्व। अगर मैं सप्लाई कर्व का इंटीग्रेशन करता हूं, तो इंटीग्रेशन से तुमको पता है क्या मिलता है? इंटीग्रेशन से तुमको ये एरिया मिलता है बेटा, ये एरिया। इंटीग्रेशन से तुमको ना ये एरिया मिलता है, दिस एरिया। दिस इज व्हाट यू गेट बाय इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन करके आएगा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन वाला एरिया है। हमको वो रेड वाला एरिया चाहिए जो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है। दिस आई वांट द प्रोड्यूसर सरप्लस, ये मेरे को चाहिए। इस एरिया को हम कहते हैं द प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। ये एरिया इंटीग्रेशन करने पे आता है। सो हम करेंगे क्या, मैं देखो भाई, इस रेक्टेंगल से अगर ये ब्लू वाला एरिया माइनस कर दूं, इस रेक्टेंगल से ये ब्लू वाला एरिया माइनस कर दूं, मुझे क्या मिल जाएगा? ये रेड वाला एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? सही बताइए, बिल्कुल मिल जाएगा। सो प्रोड्यूसर सरप्लस को आपको कैसे सोचना है? अगर मैं पी नॉट एक्स नॉट में से इस एरिया को माइनस कर दूं, और एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इंटीग्रेशन 0 से एक्स नॉट, आपका सप्लाई आएगा और यहां पे dx आएगा, सप्लाई कर। रिमेंबर, पीएस ऐसे याद रखो, पीएस मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस, पीएस मतलब सप्लाई कर, ऐसे प्राइस इन द सप्लाई कर, कोई दिक्कत? दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर थिंग्स वेरी वेरी इजीली। इसी को हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। वो पैसा जो प्रोड्यूसर एक स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे कम में बेचने को रेडी है, देन दैट प्राइस, उसका तो फायदा हो रहा है ना भाई, उसका तो फायदा ही हो रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो दिस इज नोन एज द प्रोड्यूसर सरप्लस। होता ये है भाई, इतने में वो विलिंग है, द पर्सन इज विलिंग टू सेल इन दिस रीजन, इसका फायदा है। जितने का प्राइस बन रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही बेच रहा है। अब वो यहां बेचे, इस प्राइस से नीचे बेचेगा, उसका तब भी फायदा होगा, ठीक है। और ये प्राइस बिक जाता है तो बढ़िया बढ़िया। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज द सम सम टोटल ऑफ ऑल द प्राइसेस, जो एवरेज उसका होता है कह सकते हो, या सम होता है प्राइसेस का, जितने भी प्राइसेस हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सब का ये एरिया बताता है द प्रोड्यूसर सरप्लस। आई होप नाउ दिस इज क्लियर, बहुत इजी सा है। अब देखते हैं इसमें सवाल कैसा आता है। द सप्लाई फंक्शन आपको दिया रहेगा, वेयर एक्स डिनोट्स द सप्लाई, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द प्राइस इज 10। हमको प्राइस 10 मतलब मेरे लिए पी नॉट कितना है, वो 10 है, तो आप पी नॉट एक्स नॉट निकालोगे भाई। पी नॉट 10 था, तो पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 4x नॉट प्लस 5, करेक्ट। ये 10 था, 10 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 4x नॉट प्लस 5। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स नॉट माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स एक्स नॉट माइनस का एक्स नॉट माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहां से एक्स नॉट कॉमन, एक्स नॉट प्लस 5 आएगा, माइनस 1 कॉमन, एक्स नॉट प्लस 5 आएगा, करेक्ट। माइनस प्लस 5 माइनस 1 माइनस 5 होता है, इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक्स नॉट प्लस 5 आएगा और एक्स नॉट माइनस 1 आएगा, इक्वल्स टू 0। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स नॉट कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 5, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी तो होती नहीं है, देयरफॉर एक्स नॉट हैज टू बी इक्वल्स टू 1। तो मुझे मालूम है एक क्वांटिटी इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, एक ही क्वांटिटी है। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जब एक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द प्रोड्यूसर सरप्लस एज पी नॉट एक्स नॉट, एक्स नॉट पी नॉट, जैसे भी तुम्हें जिस ऑर्डर में लिखना है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता, पी नॉट एक्स नॉट माइनस 0 से लेके एक्स नॉट, और जो सप्लाई कर्व था उसका dx, दैट्स इट। अब पी नॉट का मतलब यहाँ पे 10 था, इंटू 1 करेंगे, एक ही क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन 0 से 1 करेंगे, ps, ये ps है तुम्हारा, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको कर लेंगे इंटीग्रेट। अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2, ये कट के 2 बचेगा और प्लस में 5x आ जाएगा, लिमिट्स 0 से 1। जब आपने 1 रखा तो आपको मिल जाएगा 10 माइनस 1 बाई 3, 1 रखोगे तो 2 कैंसिल, सिर्फ 2 आ जाएगा, मतलब 1 रखा और प्लस में 5, तो 5 2 इज 7, 7 10 से माइनस होके 3 बचेगा, तो फाइनल आंसर 3 माइनस 1 बाई 3 आएगा। सिंप्लीफिकेशन देखो तुम्हारे हाथ में, 7 आ रहा था प्लस का, मैं माइनस कर रहा हूं तो माइनस 7 कर दिया, 10 माइनस 7, फिर माइनस 1 बाई 3 बाद में लिख दिया, 3 3 9 माइनस 1 8 बाई 3, दैट इज द आंसर। ये क्या है? प्राइस जिस पे आप प्रोड्यूसर्स, दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। इसका फायदा है इतना बेचने पे, किस पे? एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये प्रोड्यूसर सरप्लस इज द बेनिफिट द प्रोड्यूसर इज गेटिंग बाय सेलिंग एट एन इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, ये भाई खुशी खुशी बिक जाएगा, 8/3 रुपीज का फायदा भी हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, मैंने अभी आपको समझाया भी है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, ऑलरेडी हम उस पे बात कर चुके हैं एक तरीके से। जो आपका डिमांड कर्व होता है और जो आपका सप्लाई कर्व होता है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसी को हम पी नॉट एक्स नॉट कहते हैं। इसी ग्राफ से मैंने अलग अलग तुमको डिमांड सप्लाई में बताया, लेकिन जो मैंने फुल वीडियो बनाया उसमें एकदम अलग एक ही साथ बताया था। यहाँ पे
ये जो एरिया होता है, दिस एरिया हेयर इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस, एंड दिस एरिया हेयर, ये वाला, ये जो छोटा सा, इसको मार्क कर लेते हैं, दिस एरिया, this is known as the producer surplus. You have a consumer surplus, you have a producer surplus. इसी तरीके से मिलता है। अब सवाल ये है कि फायदा क्या है इसमें, करना क्या, करना कुछ नहीं है। एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो पीएस है वो पीडी के बराबर होता है, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द क्वांटिटी विच इज एक्स नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द इक्विलिब्रियम इज सेम एज द प्राइस एंड क्वांटिटी एट द डिमांड एंड सप्लाई। वो डिमांड सप्लाई में वो चीज सेम हो जाती है। क्या स्टेप्स हैं आप लिख सकते हो, सॉल्व फॉर डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पी, पी इक्वल्स टू एक्स लिखा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको ओरिजिनल में रखेंगे, यू विल गेट एन आंसर। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड से यहाँ पे चीजें दी गई है, ठीक है। एक्स इट इज द व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, इसमें देखो क्या दिया है, एक्स डी एक्स एस, मतलब क्या है, जो सप्लाई की क्वांटिटी है और जो डिमांड की क्वांटिटी है, is the quantity demanded, x is the quantity supplied, what is the equilibrium price and quantity। अब बच्चों आप इसमें किसी को इक्वेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको x को करना है x को करो, आपको p को करना है p को करो, ठीक है, दोनों में सेम आंसर आएगा, प्राइस विल बी सेम, क्वांटिटी विल बी सेम। तो आपको लिखना क्या, वो मैं समझा देता हूं, आपको लिखना है एट इक्विलिब्रियम जो आपका प्राइस एट डिमांड, या चलो हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, क्वांटिटी एट डिमांड इज क्वांटिटी एट सप्लाई। सिंपल, आप यहाँ पे प्राइस एट डिमांड, प्राइस एट सप्लाई भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, प्राइस लिखो चाहे क्वांटिटी लिखो, और सबसे बेटर क्या है, एट इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, चाहे वो क्वांटिटी की हो चाहे वो प्राइस की हो, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है। अब जब तुमने ये लिख दिया, डिमांड जो था वो था 500 माइनस 50p, और जो सप्लाई था वो था 50 प्लस 20p, 25p। अब P एक तरफ कर लेते हैं, इधर आ जाएगा 75p, और इसको इधर कर लेते हैं तो ये 450 हो जाएगा। तो 75p is equals to 450, then P is equals to 450 by 75, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई, है ना, 6 आ गया। तो प्राइस है 6 रुपीज, 6 रुपए आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब तुम इसमें किसी भी इक्वेशन में इसमें रख दो या उसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो यहाँ पे P नॉट है, P नॉट इज जस्ट 6 रुपीज, ठीक है, 6 रुपए प्राइस, यहाँ पे 6 रुपए, और जो क्वांटिटी होगी उसमें फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया। तो आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए हम d को s को भूल के x नॉट लिखते हैं, वी राइट एनी वन इक्वेशन, 500 माइनस 50 इंटू 6, ये आपको मिल जाएगा 500 माइनस 300 विच इज रुपीज 200। ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। तो 200 आंसर हो गया। अब तुम कहोगे सर इसमें रखते तो बिल्कुल 25 इंटू 6 150 प्लस 50, वापस से तुमको 200 ही मिलता। तो एनी कर्व यू आर यूजिंग, यू आर गेटिंग द आंसर एज 200। समझ में आई बच्चा पार्टी? तो ये होता है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड हेंस वी आर डन। इंटीग्रेशन का वन शॉट यहीं पे होता है खत्म, और आई होप आपको मजा आई होगी। मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, फ्रॉम जीरो टू एडवांस, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए तो क्या करना है, पूरी प्लेलिस्ट देखनी है। नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, देखना तो पड़ेगा, वरना फेल हो सकते हो। ये रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन है, आप इससे रिवीजन करके जा सकते हैं एंड विल बी डन। तो बच्चों इस वीडियो के लिए ना इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय।